ईबीसीएल के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, एक बार चैप्टर का नाम बोलो जोर से। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 है ना। पॉपुलरली ना इसको रेरा कहते हैं लोग, है ना, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म देखे तो RERDA, रेडा, है ना। अगर एक्ट का नाम लेंगे तो क्या हो गया एग्जैक्टली, रेडा हो गया, है ना। लेकिन इस एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी है, उसका नाम रेरा है, इस वजह से इस एक्ट का नाम पॉपुलर किससे हो गया, रेरा। तो लोग रेरा एक्ट बोल देते हैं ना, उसमें से डेवलपमेंट वर्ड भूल जाते हैं लोग, है ना। तो चलिए अब एग्जैक्टली शुरू करते हैं ये चैप्टर, है ना। तो चलो एक बार और चैप्टर का नाम लो जोर से, एक बार और, एक बार और। तुम एक बार भी मत बोलना, ठीक है। चलो बोलो। हाँ अब हुआ, है ना। चलिए आप जानते हैं एक्ट का नाम ही उसका ऑब्जेक्टिव बताता है ना। एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर है, तुरंत हो जाएगा ये, है ना। तो इस एक्ट का जो नाम है वही इसका ऑब्जेक्टिव बताएगा। बड़ा आसान है। मेरा तो हमेशा मानना रहा है कि एक्ट का नाम जितना लंबा चौड़ा होगा उतना ही फायदा मुझे मिलेगा, क्योंकि एक्ट का नाम ही अपने में क्या बता देगा, ऑब्जेक्टिव। देखो इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, रियल एस्टेट। सबसे पहले रियल एस्टेट का मतलब क्या, सच्चा राज्य, मतलब रियल का मतलब सच्चा, स्टेट का मतलब राज्य, सच्चा राज्य। या रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है बताओ। रियल एस्टेट का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो काम होते हैं उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, आपका रियल एस्टेट बिजनेस। ये बिजनेस का नाम है, रियल एस्टेट बिजनेस। फॉर एग्जांपल बताओ, जैसे जमीन खरीदना, जमीन सस्ते में खरीदना और महंगे में बेच देना, ये भी एक बिजनेस हुआ, नहीं हुआ। अच्छा ये बहुत जल्दी हो जाता है या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मालूम चला ग्रेटर नोएडा एक समय में कोई नहीं जानता था, तो उस समय मालूम चला 20,000 रुपए में ही 100 गज जमीन कोई खरीद लिया होगा, और 10 साल वेट किया, 15 साल वेट किया, जब वहां मेट्रो पहुंच गया तो 20,000 रुपए गज, जो 20,000 रुपए में जो 100 गज खरीदा था वो 20 लाख में, 20 करोड़ में बेचने के लिए बेच रहा होगा, है ना। दूसरा, चले जमीन सस्ता खरीद के जमीन महंगा बेचना, ये एक काम हुआ। दूसरा काम, जमीन खरीद लिया, कुछ दिन छोड़ दिया, जब वहां आसपास आबादी बसने लगी तो उसके ऊपर बहुत बड़ा सा क्या बना दिया एग्जैक्टली, बिल्डिंग बना दिया। अब बिल्डिंग के अंदर के क्या बेचना स्टार्ट कर दिया, फ्लैट। तो बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग के अंदर के फ्लैट्स को बेचना, ये सब काम क्या होता है, रियल एस्टेट। और आजकल बहुत बड़े लेवल पे होने लगा है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे मालूम चला दिल्ली से थोड़ा सा हटके सस्ता जमीन मिल रहा है, तो मालूम चला 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ जमीन खरीद लिया, वहां पूरा एक टाउनशिप बसा दिया। मतलब पूरा ये लोग गांव ही बसा देता है पूरा। कैसे नहीं बसाता है, आप बड़े बड़े यहां सोसाइटी में चले जाइए, 10-10 टावर, टावर का मतलब एक बिल्डिंग का नाम टावर होता है, 10-10 टावर। अब मान लीजिए 10 टावर है और एक में अगर 200 फ्लैट भी है तो इसका मतलब 2000 फ्लैट, 2000 फ्लैट का मतलब 2000 घर। तो भारत में ऐसे बहुत सारे गांव होंगे जिसकी आबादी 2000 घर भी नहीं होगी, 2000 से भी कम होगी। तो वो लोग पूरा गांव ही तो बसा देता है, गांव कह सकते हैं बहुत जगह तो छोटा शहर बसा देता है ये लोग। तो टाउनशिप बसाना, सोसाइटी सुना होगा वर्ड, सोसाइटी बनाते हैं ये लोग, है ना। तो इन टोटल आप कह सकते हैं ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग। तो जो लोग लैंड और बिल्डिंग का बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस बिजनेस का क्या नाम होता है, रियल एस्टेट। और भारत में चूंकि भारत डेवलपिंग एग्जैक्टली इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वहां पे इंप्रूवमेंट के बहुत सारे स्कोप हैं, और रियल एस्टेट इज वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा रियल एस्टेट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, वन ऑफ द। क्यों, क्योंकि रोड भी तो होता है इंफ्रा में, डैम भी होता है इंफ्रा में, एयरपोर्ट भी होता है इंफ्रा में। तो रियल एस्टेट इज वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रियल एस्टेट में भी अभी बहुत स्कोप है, बिजनेस बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। अब बहुत ज्यादा पैसा है तो इसमें कुछ अच्छे लोग भी इस बिजनेस में आए, धीरे धीरे कुछ गंदे लोग भी इस बिजनेस में आ गए। जब गंदे लोग बिजनेस में आए तो वो लोगों को क्या करने लगे, लूटने लगे, लोगों से क्या करने लगे, फ्रॉड करने लगे। जैसे दिल्ली नोएडा में तो खूब होता है ये, तुमने सुना होगा कि ये लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, जमीन खरीदा और जमीन खरीदते वक्त ही बिल्डिंग बना नहीं है अभी, ऐसे दिखाता है। देखिए वो जो देख रहे हैं हवा में वो 5th फ्लोर, कहां वो जहां उड़ रहा है, भाई वही आपका फ्लैट है, पैसा भी दीजिए। मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने तो ज्यादा बोल दिया कि जमीन खरीदने के बाद। आजकल तो ये जमीन खरीदा भी नहीं है, पहले ही सारा का सारा कंप्यूटर पर ग्राफिक्स बना लेता है
कि ये जमीन है, इस जमीन पे ऐसा बिल्डिंग बनेगा, प्रोस्पेक्टस टाइप का नहीं बना लेता है, ये इस तरीके से फ्लैट होगा, 3 BHK 2 BHK, इतनी सारी एम्यूनिटीज होंगी, और लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, और लोगों को लगता है कि धीरे धीरे पैसा देना, इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, हमें भी असर नहीं होगा, मतलब हमें पर भी ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, और एक समय के बाद हमें फ्लैट मिल जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, रियल एस्टेट कंपनी सब इतनी चालाक है, हमारे पैसे से जमीन भी खरीदती है, हमारे पैसे से वो लिंटर जो एग्जैक्टली डलता है, वो हर लिंटर पे पैसा लेते हैं हमसे, हर लिंटर पे पैसा लेते हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से पैसा लेते हैं। तो इसका मतलब हमारे पैसे से हमारे फ्लैट बनाया और हम ही से प्रॉफिट कमा के निकल लिया। तो ये तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया ना। अब प्रॉफिटेबल हो गया तो सब कूद गया। जिन लोगों का विजन भी नहीं है, जिन लोगों को रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो सब भी घुस गया रियल एस्टेट में। और जब रियल एस्टेट में घुसा तो दिमाग तो था नहीं, एक्सपीरियंस था नहीं, बोनाफाइड ऑब्जेक्टिव था नहीं, तो ये लोग पैसा ले लेके भाग गया। मतलब पैसा लिया, आधा अधूरा बनाया, जब लगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो गया, ठीक से काम नहीं किए, मेहनत नहीं किए, बिल्डिंग बनाने में लेट हो गया। सुना होगा एस्केलेशन कॉस्ट होता है ना, एस्केलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया, जब लगा कि लॉस हो जाएगा तो कहा भाई हम तो लॉस नहीं सहेंगे, पैसा लेके भाग गया। ऐसा खूब हुआ है तुम्हारे इधर, मतलब फ्लैट बना के दिया ही नहीं, आधा अधूरा फ्लैट बना के छोड़ दिया। बताओ तो कौन कौन से कंपनी के साथ ऐसा हुआ है? आम्रपाली के साथ हुआ है, आम्रपाली डेवलपर के साथ हुआ है ऐसा। और बताओ, जेपी इंफ्राटेक, जेपी इंफ्राटेक के साथ खूब हुआ है। तो अब जाके उस सरकारी बिल्डर जो है एनबीसीसी, वो बीच में इंटरफेयर किया है, और मैंने सुना है कि वो आम्रपाली का सारा फ्लैट वही बना रहा, और जेपी इंफ्राटेक का भी साथ टेक ओवर वही कर रहा है, एनबीसीसी, है ना। लेकिन एक बात बताओ, ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों सरकार को इंटरफेयर करना पड़ता है? उसका कारण यह था कि आज तक ये जो सेक्टर था ये अनरेगुलेटेड था। क्या था? अनरेगुलेटेड था। इसके लिए भारत में कोई भी लॉ नहीं था। अब लॉ नहीं है तो फ्रॉड हो रहा है। अब स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट से तो बड़ा ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ज्यादा फ्रॉड क्यों नहीं होता? उसके लिए प्रॉपर लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है, सेबी जैसा रेगुलेटर है। अब रेगुलेटर है, लॉ है, अब लॉ के थ्रू चलता है, रेगुलेटर उसको टाइट करके रखता है, तो फ्रॉड नहीं होता है। पर रियल एस्टेट में ना आज तक कोई रेगुलेटर था और ना ही कोई लॉ था, तो रियल एस्टेट के अंदर लोग अनरेगुलेटेड समझ के कोई भी गधा घोड़ा कोई भी घुस जाए और रियल एस्टेट के नाम पे हमसे पैसा ले ले, और पैसा लेके भाग जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए फाइनली एक एक्ट पास कर दिया गया 2016 में, जिसका क्या नाम है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। अब देखो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव, तो ये एक एक्ट है जिसका ऑब्जेक्टिव है रियल एस्टेट को सबसे पहले रेगुलेट करना। मैंने बोला ना रियल एस्टेट सेक्टर अनरेगुलेटेड है, तो सबसे पहले क्या जरूरत है इसको क्या करने का? रेगुलेट। रेगुलेट कैसे करते हो किसी भी चीज को? अब जैसे ये बोल देगा, आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे पहले अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होइए, जहां रजिस्टर्ड होंगे अथॉरिटी की निगाह चली जाएगी आपके प्रोजेक्ट पे, फिर अथॉरिटी आपके प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट देखती रहेगी, कुछ गड़बड़ी नजर आएगा तुरंत अथॉरिटी एक्शन लेगी आपके ऊपर। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सरकार के नजर में आ जाना। रेगुलेशन का मतलब होता है सरकार के नजर में आ जाना। आपका हर प्रोजेक्ट अब सरकार के नजर में होना चाहिए। अब हर प्रोजेक्ट सरकार के नजर में रहेगा, हर लेन देन सरकार के नजर में रहेगा, तो हो सकता है कि यहां फ्रॉड ना हो। दूसरा, अच्छा सिर्फ रेगुलेट करना मतलब सिर्फ धमकी देते रहना इन लोगों को, रियल एस्टेट वाले को, हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं, या जरूरत पड़ने पे हम तुम्हें डेवलप भी करेंगे, जरूरत पड़ने पे हम तुम्हें डेवलप भी करेंगे, है ना। डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट इज वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, और कोई भी कंट्री चाहती है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो। और भारत जैसे देश में अभी भी बहुत सारे लोग होमलेस हैं। होमलेस का मतलब जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में अगर सरकार खुद डेवलपमेंट के मेजर्स ले तो हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर खूब ग्रो करे और हम लोगों को फायदा हो, कंट्री को फायदा हो, सोसाइटी को फायदा हो। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नाम हमेशा याद रहेगा। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है रियल एस्टेट को पहले क्या करना? रेगुलेट करना, और जरूरत पड़ने पे क्या करना? डेवलप करना। ठीक है, तो चलो एक्ट का ऑब्जेक्टिव बोलो। क्या बोला? ठीक है, चलिए जी, मुझे लगता है कि मैंने इतना बता दिया। जल्दी से इसको पढ़ना, और जानते हैं ना जो इंट्रो होता है जरूर पढ़ना चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी। कैटालिटिक का मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें लिखा भी होगा कि ये सेक्टर बहुत ग्रो किया, लेकिन ये अनरेगुलेटेड था तो खूब फ्रॉड हो रहा था। लिखा है ये सब, है ना। अब कुछ बच्चे बोल रहे लिखा 4 लाइन है, आप 40 लाइन बोल चुके हैं अभी तक, है ना। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं या फैमिली वाले जिनका ये पैसा रियल एस्टेट सब में लगा है और वो फंस गए?
कुछ ऐसे हैं यहाँ क्लास? आपका कौन से प्रोजेक्ट में लग गया था? बस डीलर तो बस हाँ जी करते हुए निकल लिया हो। और जेपी में तो नहीं मिला, फ्लैट नहीं मिल रहा, फंस गया। बहुतों लोगों का फंसा, मेरी फैमिली में बहुतों को फंसा, तभी तो इमोशन में इतना बोल गया मैं। मेरे फैमिली में बहुत लोगों का फंसा हुआ है ना। तो ये है। चलिए हेडिंग बोलो जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, चलो जल्दी से इसको बॉक्स बनाओ। अब ये सारे पॉइंट हैं, ये इसको मत समझ लेना कि चार्ट वार्ट बना दिया फोटो जैसा तो पढ़ने वाला नहीं है, ये सारा नॉर्मल पॉइंट है। तो चलिए शुरू करें। पॉइंट नंबर 1, तुम लोग 1 2 3 4 लिख देना ऐसे करके। पॉइंट नंबर 1 जरा बताओ तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स अलॉटी एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अलॉटी कौन होते हैं? हम ही लोग। अरे जिनको फ्लैट बेचा जाता है उसको क्या कहा जाता है? अलॉटी। इन्फ्यूज ट्रांसपेरेंसी, एंश्योर फेयर प्ले एंड रिड्यूस फ्रॉड एंड डिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट बनाने में ना ये लोग डिले खूब करते हैं। बोलेगा 2020 में दे देंगे पोजीशन, पर 2020 में मालूम चला बिल्डिंग बन के तैयार भी नहीं हुई, 70% भी बन के तैयार नहीं हुई। सबसे ज्यादा तो यही होता है। तो जो डिले करता है, डिले करने से फ्रॉड होने का चांस रहता है। क्यों? डिले करेगा तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। क्या बोलते हैं, कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? एस्केलेशन कॉस्ट ही बोलता है ना। यह एक कोई कॉस्टिंग में पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर होता है कि प्रोजेक्ट डिले करने की वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं, एस्केलेशन कॉस्ट ही बोलता है। इन्फ्लेशन, हाँ ठीक है, ब्रॉडर है वो, इन्फ्लेशन ब्रॉडर है, उसका असर जब प्रोजेक्ट पे पड़ता है तो उसको एस्केलेशन कॉस्ट बोलते हैं ना। आइए उसके बाद जैसे ये बच्ची बोली हमारे घर के बगल में कौन था, प्रॉपर्टी डीलर था और हमें ठग लिया, तो इसका मतलब वो लोग क्या नहीं थे? प्रोफेशनल नहीं थे। आप जानते हैं भारत में कुछ नहीं बनो तो तुम डीलर बन जाओ, बुरा मत मानिएगा पर सच्चाई यही है। आज दिल्ली जैसे जगह में 4 बिल्डिंग आप पता कर लो, कुछ नहीं 4 बिल्डिंग पता कर लिया, 4 बिल्डिंग में ये फ्लैट है, ये खाली रहता है, बस एक टेबल कुर्सी लगाओ कहीं पे बैठ के, होगा डीलर। हाँ और क्या, और वही 4-5 बिल्डिंग में रेंट लगवा दो, और रेंट लगवा के 1-1 महीने का रेंट कमीशन में ले लो, बैठे रहो। आप देख लीजिएगा, दिल्ली में देख लीजिएगा, जो लोग आउटसाइडर हैं वो ये चीज जरूर देखे होंगे कि यहाँ के लोग में ज्यादातर लोग जो नहीं पढ़ते लिखते हैं वो डीलिंग का काम करते हैं, है ना। वो डीलिंग का काम करता है। जो पढ़ लिख लिया हो तो कुछ प्रोफेशनल बन गया, कोई सीए बन गया, कोई सीएस बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, और मालूम चला कुछ नहीं बने और अपना 3-4 बिल्डिंग है और जमीन उमीन है, तो चलो कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा टेबल कुर्सी लगाता है, अब बस वहां पर डाल दिया ये प्रॉपर्टी डीलर। अब बताइए, अब जब ये एक्ट आएगा तो क्या कोई आसानी से प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगा क्या? कि उसको इस एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और जब रजिस्टर्ड होना पड़ेगा तो रजिस्ट्रेशन के हो सकते हैं बहुत सारे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हो। भारत में कोई भी बन सकता है स्टॉक ब्रोकर जब मन चाहे तब, कि स्टॉक ब्रोकर के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे लगता है यहां भी खासकर ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं इनको भी रेगुलेट करने की जरूरत है। अगर आपके फैमिली में कोई प्रॉपर्टी डीलर है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर सच्चाई यही है। मतलब ज्यादातर लोग ऐसे हैं, कुछ लोग बहुत प्रोफेशनल भी हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल नहीं है। चलिए उसके बाद आगे बोलो। सिमेट्री का मतलब समझते हैं? बोलो तो क्या होता है? इंफॉर्मेशन बिटवीन द प्रोमोटर्स एंड अलॉटी। सिमेट्री का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे। कोऑर्डिनेशन का मतलब प्रोमोटर्स और अलॉटी का इंफॉर्मेशन लेवल एक हो। जैसे प्रोमोटर को मालूम है कि 4 फ्लोर बन गया, तो अलॉटी को भी ये मालूम होना चाहिए कि 4 फ्लोर बन गया। मतलब दोनों के नॉलेज में गैप होना नहीं चाहिए। उसके बाद आगे बोलो, क्या इन लोगों के ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लगाई जाए, प्रोमोटर्स पे भी अलॉटीज पे भी? अब अलॉटी तो कौन है? हम लोग हैं अलॉटी, जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? अलॉटी। तो अलॉटी पे तो थोड़े बहुत कम ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, हम पे तो, हमारे पास तो राइट ज्यादा होते हैं। हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है, पैसा दे दो टाइम पे। हम क्या दे देंगे? पैसा दे देंगे टाइम पे। लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो जो बिल्डिंग विल्डिंग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर्स। अब ये जो लक्ष्मी नगर में जितना तुमको दिखता है ये सब प्रोमोटर थोड़ी, सब डीलर सब है। सब डीलर का मतलब बिचौलिया सब है। प्रोमोटर्स जैसे तुम्हारा वो कंपनी क्या बोले, डीएलएफ, ये प्रोमोटर है। उसके बाद क्या बोले, कौन सी कंपनी का नाम बोले, जेपी इंफ्राटेक, ये क्या है? प्रोमोटर्स है। तो यह प्रोमोटर मतलब कंपनी का प्रोमोटर नहीं, प्रोमोटर का मतलब जो बिल्डिंग प्रमोट करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, है ना। चलिए उसके बाद क्या यहां पे एक रेगुलेटर भी बनाया जाएगा इसके लिए? जी हां, एक आपके लिए रेगुलेटर भी बनाया जाएगा जो ऊपर से देखता रहेगा कि इस एक्ट का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, है ना। और जो प्रोमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेन देन का, वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, आजकल खूब केसेस होते हैं रियल एस्टेट से जुड़े हुए। अब इसका केस बन के जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। अब वहां तारीख पर तारीख पड़ता रहता है।
तो क्या इसके लिए फास्ट ट्रैक कुछ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लाना है? फास्ट ट्रैक का मतलब आर्बिट्रेशन का इस्तेमाल हो सकता है, कौन सी जुडिशियल बॉडी का क्या हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद मतलब कोर्ट को बाईपास करना है, कोर्ट को क्या करना है, बाईपास। अगला सबसे अच्छी बात यह है कि इन सारे चीजों का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़िया से क्या किया जाए, गवर्न किया जाए, वहां गुड गवर्नेंस लाया जाए और लोगों का कॉन्फिडेंस। अभी जितना मैंने बताया रियल एस्टेट के बारे में, हो सकता है बहुत सारा बच्चा डर गया हो, कहा नहीं यहां पैसा नहीं लगाएंगे। जैसे आजकल हम बैंक से डर गए कि प्राइवेट बैंक में नहीं अकाउंट खुलवाएंगे, प्राइवेट बैंक में बैंक और यस बैंक का हालत खराब हो गया है ना, तो हम लोग डर जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर रियल एस्टेट को बढ़िया से रेगुलेट किया जाए, कुछ लोगों के साथ अगर बुरा हो तो उसको तुरंत डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए, तो फिर हम लोगों का कॉन्फिडेंस बनेगा। जैसे यस बैंक के साथ बुरा हुआ, पर यस बैंक को मान लो चलो 2 महीने 3 महीने में ठीक कर दिया वापस, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। लेकिन मालूम चलो बर्बाद ही हो गया, वाइंडिंग अप पे पहुंच गया, तो हो सकता है कि हम लोग फिर क्या करें, एग्जैक्टली प्राइवेट बैंक में पैसा ना रखें। और जरा सोचिए, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। आप ही का इनकम टैक्स ऑफिसर जब आता है और इनकम टैक्स एक्ट मुझे बताता है 20,000 से ज्यादा कैश का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो बैंक में रखूंगा, अब बैंक तरह लेके भाग जाता है, तो आगे दे दो तुम ही पैसा यार। मतलब घर में रखो तो इनकम टैक्स वाला छापा मारेगा, बैंक में रखो तो बैंक वाला लेके भाग जाएगा। तो क्या करे फिर, कुछ मत करो, डेली चोरी करो, डेली खाओ। यही बढ़ावा दे रहे हैं ना आप। अगर यस बैंक में कोई दिक्कत हुआ है, आप रेगुलेटर, आरबीआई रेगुलेटर है, सारा का सारा पैसा सरकार को देना चाहिए। जिस दिन सरकार को खुद भरना पड़ेगा उस दिन पता चल जाएगा, अच्छे से रेगुलेट करेगा। फिर ने कुछ लिमिट लगाया है लोग कि एक महीने में 50,000 शायद। कुछ दिन पहले सुना था कि एचडीएफसी बैंक अपने पासबुक पर स्टैम्प मार दे रहा था कि शायद आपका 1,000 की कितना हजार वही सिक्योर है, 1 लाख ही सिक्योर है, बाकी सिक्योर नहीं है। यार बताइए, ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि सरकार को सोचना चाहिए कि जब किसी का अच्छा दिन चल रहा है तो आप जीएसटी का छापा मारते हैं। नहीं, जैसे अच्छा दिन चल रहा है, बच्चा रजिस्टर्ड हुआ, तो बच्चे का जितना फीस आया उसमें से 18% दे दीजिए आप। ये ना, बच्चा तो जीएसटी देने से रहा, तो आप दीजिए। तो जिस दिन मुझे दुख होता है उस दिन आके मदद भी तो किया करो। किसी महीने में मैं रेंट ना दे पाऊं तो रेंट देना भी तो चाहिए। सरकार को आना चाहिए कि आपसे बहुत जीएसटी खाया हूं, कुछ देने भी आया हूं, आपसे बहुत जीएसटी खाया हूं, आज कुछ देने भी आया हूं। ऐसा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉ एक तरफा तो नहीं होना चाहिए ना, है ना। और अभी की सरकार जो है ना, ये एक चीज तो ये है, इन पर आरोप है, इसने पूरे देश को ना बिजनेस समझ लिया। इसको लगता है कि ये हम लोग जो है ना, वो मतलब भारत सोशलिस्ट देश नहीं रह गया। अब ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर जो लोग हैं ये सब के सब कंज्यूमर हैं, खींचो पैसा और इसी के पैसे से थोड़ा कट मार लो और इन्हीं को सर्विस दे दो और दिखाओ मैंने कितना अच्छा काम किया। यही हो रहा है, यही हो रहा है। आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ता जा रहा है आपके डर से, जहीं तहीं जीएसटी का छापा पड़ रहा है, जहीं इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, लेकिन वो पैसा जो जा रहा है छापा वाला, वो पैसा दिख कहां रहा है? रोड तो और लक्ष्मी नगर तो और खत्म ही होता जा रहा है। सही बोल रहा हूं, मुझे आसपास तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता नहीं दिख रहा है। बुरा मत मानिएगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बस मैं इतना समझ रहा हूं कि अगर मेरे से पैसा, टैक्स वाला पैसा लिए हैं, तो मुझे उसका पर्सनल फायदा होता दिखना चाहिए। सीधा सा बात है ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर दिल्ली के एरिया से पैसा लिए हैं तो दिल्ली के एरिया में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। और टैक्स पेयर की इज्जत होनी चाहिए रोड पे। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? टैक्स पेयर की एकदम इज्जत नहीं है यहाँ पे। आप चलिए, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, पर हो सकता है रिक्शा वाला मुझे मेरे पैर पे चढ़ा के चला जाना, कुछ बोलूं चाहता पर मुझे ही खींच दे। तो भारत में पढ़े लिखों का इज्जत नहीं है, यहां सब बराबर है। रोड पे चले गए तो आप एकदम बराबर है, बस उसके बाद जिसमें दम है वही जीतेगा, जो गाली देने में मस्त है वही जीतेगा। फिर यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले बताइए। तो सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको और बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है और हर चीजों को देखने की जरूरत है। सिर्फ चुनाव जितना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, ये लगता है बीजेपी बोला है, क्या हो गया? छूट गया कुछ? अच्छा, कुछ छूट गया क्या? कहां पे छूटा बोलो? थर्ड पॉइंट ही छूट गया। पैन इंडिया स्टैंडर्ड का मतलब पूरे भारत में लॉ एक जैसा हो। पैन इंडिया का मतलब पूरा भारत होता है ना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, स्टैंडर्डाइजेशन क्यों? एक ही लॉ पूरे भारत पे लगेगा। तो चाहे यूपी में रियल एस्टेट का काम हो रहा हो, दिल्ली में रियल एस्टेट का काम हो रहा हो, मेघालय में रियल एस्टेट का काम हो रहा हो, सब एक ही लॉ से चलेगा, तो स्टैंडर्डाइजेशन होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ। अरे होगा कि नहीं होगा? चलिए जी, इस एक्ट का कुछ पढ़ते हैं, सेलिएंट फीचर्स। अब तुम लोग टिक लगाते जाना, थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, जितना टिक लगाओगे उतना फायदा तुम्हें होगा।
ठीक है, मैं कोशिश लाइन बाय लाइन पढ़ा के कर रहा हूं कि आपको फिर रटने में दिक्कत ना आए, क्योंकि चैप्टर तो रटने ही वाला। चलिए जरा बताओ तो इस एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव है, क्या आपके लिए रेगुलेटर बना के देगा ये? और रेगुलेटर का नाम बताओ जोर से। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। सारे बच्चे नाम लीजिए। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलता है रेरा, है ना। आपको विश्वास में गांव में जाके बोल देंगे रेरा, तो बोलेगा रेरा कर रहा है, रेरा कर रहा है मेरे साथ, पीट देगा पकड़ के। मगर रेरा करने का मतलब मारपीट, मतलब हरारा रेरा जो भी है ना। अच्छा तुम्हें मालूम है ये, इसको सब कुछ मालूम रहता है। चलिए तो क्या करते हैं गांव में, क्या करते हैं? नारा। चलिए वहां नारा, यहां कौन है? रेरा। रेरा का फुल फॉर्म बोलो। रियल एस्टेट को रेगुलेट करने वाला अथॉरिटी, तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, याद रहेगा रेरा। ठीक है। अच्छा उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब भी सेल हो प्लॉट का मतलब जमीन, अपार्टमेंट का, बिल्डिंग का, किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का, तो ये सब एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। मतलब चीजें छिपा के होनी चाहिए या ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट। टिक लगाते जा रहे हो जैसे मैंने किया ये सब। ठीक। आगे उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, उनके इंटरेस्ट को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। कौन होता है कंज्यूमर? कौन होता है कंज्यूमर? हम ही लोग ना। हम लोग जब फ्लैट खरीदते हैं तो, है ना। अलॉटीज, इन टोटल अलॉटीज। उसके बाद क्या एक एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे स्पीडी डिस्प्यूट रिड्रेसल हो। समझते हैं? डिस्प्यूट का मतलब विवाद, रिड्रेसल का मतलब निपटारा। मतलब एक ऐसा एडजुडिकेशन का तरीका बनाएंगे जिससे विवादों का क्या हो? जल्दी जल्दी निपटारा हो। और उसके लिए हो सकता है कि हम क्या बनाए? एक अपीलेट ट्राइब्यूनल जो रेरा के खिलाफ क्या सुनेगा? अपील। तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई रोल नहीं, किया जाएगा पहले रेरा, रेरा के बाद अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसके बाद हो सकता है हाई कोर्ट, उसके बाद सीधा कहां पहुंचा दे? सुप्रीम कोर्ट। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। तो तारीख पर तारीख हो सकता है ना पड़े और सनी देओल को गुस्सा ना आए। उसके बाद बायर्स और प्रोमोटर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या उसको भी रेगुलेट करेगा ये? ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी प्रोमोटर आपके साथ फ्रॉड करे, आपके साथ फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट करे, फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन उस पर नजर किसका? एग्जैक्टली रेरा का। तो अब वो नहीं कर पाएगा ऐसा। उसके बाद ये ऐसे ही बताइए, जो रेरा है ये सेंट्रल लेवल अथॉरिटी है या स्टेट लेवल? इसका मतलब भारत में जितने स्टेट उतना रेरा। हाँ जी, और अच्छा है ना। सेंट्रल अगर होता तो हो सकता है दूर दूर कोने कोने की बात नहीं जान पाएगा, पर स्टेट लेवल पे होगा तो बहुत सारे रेरा होंगे, तो चीजों को और ढंग से मैनेज किया जा सकेगा। तो रेरा क्या होगा? जल्दी बताओ। स्टेट लेवल अथॉरिटीज। हो सकता है सेंट्रल भी हो और बाकी बहुत सारे क्या हो? स्टेट वाले हों। तो ऐसा हो सकता है दिल्ली रेरा अलग, यूपी रेरा अलग, बिहार रेरा अलग। हाँ जी, हर जगह का अलग अलग। चलिए इसके बाद अच्छा एक बात बताओ, ये रेरा और आने से क्या फायदा हुआ? बताओ कितने फायदे, गिन के बताओ। 6 फायदे। पहला फायदा बताओ। अच्छा एफडीआई क्यों इंक्रीज करेगा? देखिए भारत में रियल एस्टेट एक सेक्टर है, इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं। हर आदमी फ्लैट रहने के लिए नहीं खरीदता है, कुछ आदमी फ्लैट खरीदता है इसलिए कि आज खरीदूंगा सस्ता, महंगा होगा तो बेचूंगा। तो ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं और कंपनीज भी ऐसा करती होंगी, ये भी तो एक बिजनेस ही है। तो एक बात बताओ, मालूम चला इंग्लैंड की किसी कंपनी ने गुड़गांव के रियल एस्टेट में पैसा लगाया और गुड़गांव वाली कंपनी पैसा लेके भाग गई, तो इंग्लैंड की वो कंपनी तो बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई तो अगले बार से पैसा लगाएगा क्या इंग्लैंड वाला को यहां पे? लेकिन अगर मान लीजिए गुड़गांव में जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, अगर उसको बढ़िया ढंग से रेगुलेट किया जाता और पैसा नहीं डूबता, प्रमोटर नहीं भाग पाता, तो इंग्लैंड की कंपनी को फायदा होता। और जब फायदा होता तो इंग्लैंड की कंपनी और दूर लोगों को बताती, और बहुत सारी इंग्लैंड की कंपनी भारत में क्या लगाना स्टार्ट करती, पैसा। भारत को डबल फायदा होता। एक तो उन्हीं के पैसे से यहां बिल्डिंग बन जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं आया? और उनके पैसे से एक तो अपना पैसा देश का है, ऊपर से बाहर का भी पैसा आने लगे और बिल्डिंग्स बनने लगेंगी। बिल्डिंग्स बनेगी, हमारा क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। आज भी हम लोग बहुत थर्ड स्टैंडर्ड का लाइफ जीते हैं, आपको मालूम नहीं। भारत को थर्ड कंट्री कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। सुना आपने? इंडिया का नाम है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, है ना। मतलब हम फर्स्ट भी नहीं है, फर्स्ट में आता है अमेरिका सब, है ना। सेकेंड में और आता है जैसे जापान हो गया और चाइना, थाईलैंड, ये सब सेकेंड,
और हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारी हालत तो बहुत खराब है। तीसरी दुनिया के लोग हैं हम लोग, और लक्ष्मी नगर में है तो हम चौथी दुनिया के हैं, है ना। तो आप देखिए यहीं पर देख लीजिए क्या हालत है रियल एस्टेट का लक्ष्मी नगर में, बिल्डिंग फ्लैट की क्या हालत है। यहाँ पे कहीं पे आग लग जाए तो फायर वाला घुस नहीं सकता है अंदर में। तो ये कीड़े मकोड़ों की जिंदगी तो जी रहे हैं हम लोग। हम लोग को लगता है कि हम लोग सेल्फी लेते हैं, हम लोग बहुत सुंदर हैं, कीड़े मकोड़े हैं हम लोग। कभी स्नैपचैट पे लगाना तुम, क्या कीड़ा मकोड़ा वाला नहीं आता है, तुम लोग जो मुझे क्या क्या बना बना के डालते हो, है ना। एक बच्ची मेरे ऊपर वो उसमें बिल्ली डाल दी है, अब बिल्ली डाल के फोटो बना दी है। ये सब काम करते हो तुम लोग, अच्छा लगता है तुम्हें ये सब करना? इतना टाइम है कर हाँ इसमें तो बहुत मजा है ना। अच्छा लड़की भी बना देता है लड़का को, मुझे ऐसे करके चोटी पहना दिया, ऐसा भी चलता है, उसमें कुछ भी बना सकते हैं। बताओ यार, स्नैपचैट मैं भी डाउनलोड करूंगा, तुम लोग ऐसा करोगे मैं तुम्हारा फोटो खींच करूंगा, फिर तुम लोग रैंक लाओगे तो तुम्हारा ऐसे लगा कि मैं फोटो लगा दूंगा बाहर। अच्छा 63 रैंक होल्डर है, सबका स्नैपचैट से फोटो बना के मैं लगा दूं बाहर, कैसा लगेगा? मजा आएगा। हाँ यूनिक रहेगा, पर ऐसा यूनिक भी ठीक नहीं है। चलिए एफडीआई बढ़ेगा। दूसरा, अरे बोल नहीं रहा सब। कस्टमर मैनेजमेंट का मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये क्या हो गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तीसरा, चौथा, प्रोजेक्ट की सही ढंग से प्लानिंग होगी, है ना। प्रोजेक्ट अच्छा रेरा से अप्रूव्ड होगा, जानते हो रेरा कब अप्रूव करेगा? अभी आप चले जाइए, दिल्ली में तो बहुत हालत खराब देखता हूं, छोटे सिटीज में तो ज्यादा टफ है। मैं पटना के अंदर देखा मैंने, वहां पे कोई भी अपार्टमेंट बनता है और वहां अप्रूव होता है पीएमसी से, और वहां पर है कि जब तक बिल्डिंग में 2 सीढ़ी नहीं है वो अप्रूव ही नहीं करता। वहां पे जनरेटर का जगह नहीं है वो अप्रूव ही नहीं करता है। जितने फ्लैट होंगे उतना पार्किंग नीचे होना चाहिए, तभी जाके वो करेगा। ड्राइव वे होना चाहिए तब होगा। उसके बाद विजिटर्स के लिए भी पार्किंग आपके पास होना चाहिए, तब जाके वो बिल्डिंग अप्रूव करता है वहां पे, है ना। इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है। और यहां पे मैं लक्ष्मी नगर में देखता हूं, ऐसे नीचे से शुरू करता है, उधर देखा हवा, इधर एक रूम इधर भी निकाल दिया। हाँ यहां पर हालत ऐसे है। लेकिन ये समझिए, लेकिन अगर रेरा हर जगह लग जाए तो आपको लगता है कि तेरा मेरा कोई बिल्डिंग बन पाएगा या प्रॉपर बनेगा? प्रॉपर बनेगा तो ये भी एक फायदा है। बढ़िया ढंग से प्रोजेक्ट की क्या होगी? प्लानिंग होगी। कुछ लोगों को लग रहा है सर महंगा हो जाएगा, महंगा नहीं होगा। जब सभी इस तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट का स्टैंडर्ड ही वही हो जाएगा। बस सबको, कौन नहीं चाहता है कि उसकी कार की पार्किंग अच्छी मिले? कौन नहीं चाहता है कि बिल्डिंग के चारों तरफ एरिया खाली रहे जिससे हवा आ सके, धूप आ सके? ये तो सब चाहता होगा ना, है ना। चलिए अगला बोलो। अच्छा जो फ्रॉड वॉड होता है उसका कारण क्या होता है? चोरी छिपे चीजें होती हैं। लेकिन जब सारी चीजें सबको देखी भी होंगी, सब सबके बारे में पता करता रहेगा, तो हो सकता है ट्रांसपेरेंसी रहे। ट्रांसपेरेंसी से क्या आएगा? कि फ्रॉड नहीं होगा। अगला, एक बात है ट्रांसपेरेंसी रहेगी, फ्रॉड होगा नहीं, फ्रॉड होगा नहीं तो केस नहीं होगा, केस नहीं होगा तो लिटिगेशन क्या हो जाएगा? लिटिगेशन का मतलब केसा केसी, तो केसा केसी काफी कम हो जाएगा, है ना। बढ़िया रहे। बिना देखे बोलो जल्दी से, कितने फायदे? स्पीड में बोलो। 6। ठीक है, चलिए कुछ डेफिनेशन देख रहे हैं, है ना। टिक लगाते जाना। अब सबसे पहले किसका डेफिनेशन आ रहा है? जल्दी बोलो। एलओटी। एलओटी इन रिलेशन टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। याद रखना ये, क्योंकि कंपनी लॉ में तो एलओटी का मतलब शेयर होल्डर होता है, तो कंपनी लॉ के हिसाब से दे रहा है ये डेफिनेशन कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के हिसाब से। याद रखिएगा, वो पर्सन है जिसको कोई भी प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, है ना, क्या किया गया है? या तो अलॉट किया गया है या बेचा गया। चलो पहला ये टिक लगा दिया, यहां से यहां तक टिक लगाते रहो। ये पहला डेफिनेशन है, और भी लोग जुड़ेंगे अभी इसमें। ठीक है जी। वेदर एज ए फ्री होल्ड और लीज होल्ड, ये समझते हो? तुम लोगों को सिखा देता हूं, पहले मुझे भी नहीं पता था ये सब, लेकिन थोड़ा सा इस सेक्टर में मैंने काम वाम किया तो मुझे पता चला, है ना, कि फ्री होल्ड और लीज होल्ड क्या होता है। जैसे क्लास में 1-2 बच्चे आती भी होगी। नोएडा में मेरा एक है बिल्डिंग, तो उसका भी एक बार मैं अपने नोएडा में एक बिल्डिंग की पूजा करवा रहा था, स्टार्ट करवा रहा था शुभारंभ, तो पंडित जी को मैंने बुलाया। तो जब मैंने पंडित जी को बुलाया तो बाद में पता चला वो पंडित जी की बेटी मेरी कोचिंग में पढ़ती। अब मुझे पता ही नहीं था, मतलब वहाँ पर कुछ हुआ तो वो जब बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पर पूरा मिट्टी उट्टी होता है, तो मिट्टी पे मैंने कहा कि पूजा में बैठूंगा तो कुछ बिछाने के लिए लाओ। तो कुछ बैठने के लिए जब रखा, बिछाने के लिए कुछ बैठा, तो वो रखा CS नीतीश कुमार जायसवाल CS क्लासेस का फ्लेक्स। अब मैं उस पर बैठा, तो जब मैं उस पर बैठा तो पंडित जी उठिए उठिए जजमान उठिए। मैंने कहा उठूं क्यों?
तो बोल रहे हैं ये कोचिंग कैसे जानते हैं आप? तो मैंने बोला ये जो बैठा हुआ है ना, यही है नीतीश कुमार जायसवाल। हाँ आप है सर, वो मेरी बेटी आप ही के यहाँ पढ़ती है। मैंने अंदर चलो कम से कम पैसा तो बचा है। तो मैं जब वहां पर जब ये रियल एस्टेट का थोड़ा बहुत काम कभी कभार करता रहता हूँ, तो जब मैंने किया तो मुझे पता चला कि ये लीज होल्ड, फ्री होल्ड और लीज होल्ड क्या होता है। आपने सुना है ये चीज़ बड़ा हवा होता रहता है लक्ष्मी नगर में या दिल्ली में, कि एक तो दिल्ली में आके पता चलता है रियल एस्टेट भी कुछ होता है। गांव सब में तो पूरा स्टेट ही हमारा होता है ना। वहाँ तो पेड़ के छांव के में सो गए, किसी का भी, किसी के खेत में भी घूम रहे हैं, तो वहाँ तो रियल एस्टेट सब नहीं होता, वहाँ तो सब कुछ सच्चाई होता है। यहाँ पे आपने सुना होगा बहुत जगह पे है, जैसे नोएडा में मेन जगह पे जाएंगे फ्लैट खरीदेंगे तो 99 ईयर्स के लिए, सुना है ये? सुना होगा। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA जो फ्लैट का ऑक्शन करता है, सुना होगा आपने, बहुत सस्ते दाम पे 20 लाख में 2 BHK, 25 लाख में 3 BHK, लॉटरी होता है। सुना है ये सब? कभी नहीं सुना है क्या तुम लोगों ने? लॉटरी होता है इन सब में जो फ्लैट मिलता है, सुना है? LIG फ्लैट, MIG फ्लैट, नहीं सुना ये सब? नहीं सुना तो सुनो, अभी सुन रहे होगे अभी, है ना। ये सारे LIG का मतलब लो इनकम ग्रुप फ्लैट, MIG फ्लैट मीडियम इनकम ग्रुप फ्लैट, ऐसा होता है। ये सारे फ्लैट 99 ईयर्स के लिए मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो खरीदा है जिंदगी भर के नहीं खरीदा है, वो माना जाएगा जैसे वो जो 25 लाख लिया 99 ईयर्स के लिए, वो 25 लाख 99 ईयर्स का क्या था? रेंट का चार्ज था। क्या था? रेंट का चार्ज। तो इसको बोलते हैं लीज होल्ड। और एक होता है रिन्यू 90। चक्कर क्या, जब से ये सब चीज आया ना, अभी तक 99 ईयर्स हुआ ही नहीं है किसी का। तो ये अभी तक पता ही नहीं चला है कि उसके बाद होगा क्या। जैसे जब मैं दिल्ली में आया तो एक दो फ्लैट के बारे में पूछा कि फ्लैट, तो बोला 99 ईयर्स। मैंने बोला फिर 99 ईयर्स के बाद क्या? तो कहा सर तो किसी को नहीं पता। मैंने कहा क्यों नहीं पता? कहा सर ये रूल बने हुए 99 ईयर्स हुआ ही नहीं अभी। नहीं समझ में आया। अच्छा 99 ईयर्स पीछे जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ तो? 2000 क्या आएगा? 2000 आएगा नहीं, 99 आएगा। 1920 1920 में ये सब थोड़ी होता होगा रियल एस्टेट सब। उस समय तो देश का झगड़ा चलता था, ये देश मेरा, वो देश। आजकल होता है फ्लैट मेरा, ये ना। तो अब 99 ईयर्स अभी हुआ नहीं है। जब होगा तो पता चलेगा कि बिल्डिंग डिस्ट्रक्ट होगी, मतलब, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि बिल्डिंग क्या होगी? डिस्ट्रक्ट। 99 ईयर्स तो बहुत हो गया, तो 99 ईयर्स के बाद बिल्डिंग डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, फिर से बनाया जाएगा। अब फिर से जब बनाया जाएगा तो फिर नए लोगों को दिया जाएगा। तो ये होता है लीज होल्ड। क्या होता है? लीज। और फ्री होल्ड मतलब आपकी जमीन हो गई, जैसे गांव सब में नहीं होता है भाई, जमीन तुमने खरीदा तो जिंदगी भर का तुम्हारा, मतलब वहां ये सब चीज 99 ईयर्स नहीं, 100 साल 500 साल 1000 साल के लिए तुम्हारा हो गया, ऐसे होता ना भाई। तो समझ में आ गया? फ्री होल्ड, लीज होल्ड समझ में आ गया? चलो अच्छा, दूसरा भी है, यहां से दूसरा लगाओ। रुको रुको रुको, ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था, ये था नंबर 1। ठीक है। तो अलॉटी वो पर्सन है जिसको प्रोमोटर ने या तो बिल्डिंग बेचा है, या अलॉट किया है, या ट्रांसफर किया। तो 3 वर्ड है, बोलो क्या क्या? अलॉटेड, सोल्ड और ट्रांसफर्ड। तो 3 वर्ड पर टिक लगाया, 1 2 3। बोलो क्या क्या? अलॉटेड, सोल्ड और ट्रांसफर्ड। ठीक है जी। अब यहां से दूसरा अलॉटी आ रहा है, यहां से दूसरा अलॉटी आ रहा है ये। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कौन है, मान लो जेपी इंफ्राटेक। जेपी इंफ्राटेक, मैं जेपी इंफ्राटेक को मान लो, है ना, और मैंने इनको बेचा। हाँ जी देखो, तो तुमको बेचा मैंने, देखो ना। तो इसको मैंने फ्लैट बेचा। ठीक, फ्लैट बेचा मतलब फ्लैट पूरा बन चुका है या अभी बन ही रहा है? अभी बन ही रहा है। और इसको मैंने अलॉट कर दिया, पोजीशन नहीं दिया, अलॉट कर दिया। इससे पहले कि मैं इनको पोजीशन देता, इन्होंने अपना फ्लैट इनको ट्रांसफर कर दिया। इनको लगा कि अब दिल्ली में नहीं रहेगी, दिल्ली से ट्रांसफर हो गया, तो कहेगी कि देखिए 70% में पैसा दे चुकी थी इस फ्लैट के लिए, 30% और देना है, 30% देते पोजीशन मिल जाएगा, तो मैं तो दिल्ली में रहूंगी नहीं, आप मेरे बदले 30% दे देना और आप ये फ्लैट ले लेना, बाकी 70% मुझे दे दो। ये ना, तो क्या जरूरी कि पोजीशन मिलेगा तभी कोई फ्लैट अपना ट्रांसफर कर पाएगा, या अलॉटमेंट के बाद भी ट्रांसफर हो सकता है? क्यों? कंपनी लॉ में भी शेयर्स में तो ऐसे होता था, अलॉटमेंट के बाद भी ट्रांसफर हो सकता है। तो अब बताओ, अगर मैं प्रोमोटर हूं तो मेरे लिए ओरिजिनल अलॉटी ये थी, लेकिन चूंकि इसने इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये भी तो मेरे लिए अलॉटी है ना, नहीं अलॉटी? पहले बताओ। तो इस वाले केस में क्या है, जरा बताओ। इंक्लूड्स द पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स, मतलब पहली बार वाला ये अलॉटी नहीं है, ये अलॉटी का अलॉटी है। ये मतलब हुआ ना,
अलॉटी का अलॉटी, बायर का बायर, ये हुआ ना, तो वो भी क्या माना जाएगा, अलॉटी माना जाएगा। लेकिन अगर किसी को तुमने रेंट पर दिया है तो एक बात बताओ, रेंट जो है वो उसके लिए लीज डीड होता है, क्या होता है, लीज डीड, और उसके लिए भारत में लॉ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, समझे ना, तो वो रेरा से गवर्न नहीं होगा। रेरा से कब गवर्न होगा, जब कोई भी प्लॉट बिल्डिंग अपार्टमेंट बेचा जा रहा हो, लेकिन लीज पर दिया जा रहा है तो लीज डीड से गवर्न होता ही है, तो वहां पे मतलब वहां पे रेरा अप्लाई नहीं होगा। तो रेंट वाले लोग अलॉटी माने जाएंगे क्या ना, लेकिन जो खरीदा है वो, अच्छा जो खरीदा है वही है, जो खरीद के किसी को बेच दिया वो भी याद रहेगा। चलो अब तुम लोग ये सब खूब सुने होगे दिल्ली में, सब कारपेट एरिया सुना है सब, ये तुम कहां हो, जंगल उंगल से आए हो तुम लोग, ये कारपेट एरिया सब नहीं जानते हो। कहा सर हमारा अपना मकान है, जड़ से मकान है, क्या कारपेट एरिया, पूरा एरिया अपन का ही है। ये सब बिल्डिंग में होता है, पता नहीं लोगों को अपार्टमेंट बहुत बढ़िया लगता है, वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो होते हैं, नहीं मुझे एकदम पसंद, मुझे कबूतर खाना लगता है, पता नहीं वो, हाँ सही में इतना बड़ा बिल्डिंग, उसमें दूर से देखो इतने छोटे छोटे बालकनी, और बालकनी में एक तौलिया डला हुआ है, कुछ हो ना हो दिन भर एक तौलिया जरूर सूखता रहेगा सबके घर पे, देखना अरे भाई कभी तो सूख के कभी तो अंदर रख लो यार। आप दूर से भी देखिएगा बेचारा बिल्डिंग का पेंट ग्रीन हुआ हुआ, वो व्हाइट नजर आता है, पूरा सबका व्हाइट व्हाइट तौलिया एंड अदर चीजें। सुनिए आप, सुनो तब, कारपेट एरिया तो वहां चलता है। अब जैसे मैं बता रहा हूं, एक बात बताओ, जैसे यही फ्लोर है, ये फ्लोर है ना, इस फ्लोर में एक बात बताइए, बच्चों के बैठने का जगह तो अंदर अंदर ही है ना, अब कोई बच्चा बाहर सीढ़ी पे तो नहीं बैठेगा, अंदर घुसने का जो वो वहां पे एरिया है इतना सा, वो उस पर तो नहीं बैठता कोई बच्चा। तो देखो जो यूजेबल एरिया, यूजेबल का मतलब अगर मैं कोचिंग चला रहा हूं तो मेरे लिए यूजेबल क्या माना जाएगा, जहां मेरा स्टूडेंट बैठ सके, तो वो हो गया कारपेट एरिया, ठीक है। और ये बाहर का जो है सीढ़ी का एरिया जो है ना, सीढ़ी का एरिया हो गया, वॉशरूम में जाने का एरिया हो गया, ये इतना बड़ा ये जो हो गया एरिया, ये सारा एरिया क्या माना जाएगा, कारपेट एरिया के अलावा। लेकिन एक बात बताओ, जब मैं ये फ्लोर खरीदूंगा तो सिर्फ कारपेट एरिया का पैसा लेगा कि पूरा कर लेगा, लेगा तो पूरा का ना, पैसा वो पूरा कर लेता है। तो याद रखना, तुम लोग जब कभी फ्लैट, जब सीएस बनोगे तो बहुत अमीर बन जाओगे तुम लोग, जब बहुत अमीर बन जाओगे तो फ्लैट खरीदोगे, तो टोटल एरिया बोलेगा, वो टोटल एरिया, टोटल एरिया 100 गज, और तुम बोला हाँ 100 गज में सब बच्चा तुम घर में बैठे प्लानिंग कर लिया, यहाँ टेबल लगाऊंगा कुर्सी लगाऊंगा, लेकिन जब फ्लैट में घुसे तो 70 ही गज मिला, 30 गज किस में चला गया, कारपेट एरिया में नहीं, मतलब कारपेट एरिया के अलावा सीढ़ी में, कॉमन एरिया, पार्किंग में चला गया, नहीं समझे। तो इस बात का ध्यान रखना, ये जरूर पूछ लीजिएगा कारपेट एरिया कितना है, क्योंकि आजकल क्या कर रहा है ये लोग, जो बिल्डर सब होते हैं कि हवा आए, बाहर भी थोड़ा सा जगह हो, खुला खुला दिखे, कारपेट एरिया को कर देता है कम, और जनरल कॉमन एरिया को कर देता है ज्यादा। जैसे तुम किसी भी बिल्डिंग में घुसे, अरे देखना हम लोग ऐसे बोलते हैं, अरे यहाँ सीढ़ी तो काफी चौड़ा है यार, है ना, घुसे अरे बालकनी, अरे क्या बात है, हवा होता है यार आसपास, है ना, आप ये सब तक किए, लेकिन जब फ्लैट में घुसोगे ना, तो फ्लैट में घुसते है ना, अरे ये तो घुसते ही खत्म हो गया यार, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। अब कुछ जगह ऐसा होता है फ्लैट के अंदर बहुत जगह होगा पर सीढ़ी एकदम पतला सा, अंदर घुसे बस एक, अगर कोई उधर से आ गया तो भाई क्रॉसिंग हो रहा है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या करना है, क्या जानना पहले क्या जानना चाहिए, कारपेट एरिया, क्योंकि वही यूजेबल एरिया। तो चलो जल्दी बताओ, कारपेट एरिया का मतलब नेट यूजेबल फ्लोर एरिया। अच्छा इसमें बताओ तो क्या क्या माइनस कर देंगे, बोलो क्या क्या माइनस कर देंगे। चलो 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 पहले मैं बता रहा हूं, यहां तक ये नेगेटिव है, ठीक लगाते जाना। एक्सटर्नल वॉल्स, एक्सटर्नल वॉल्स का मतलब, अच्छा बताओ ये जो दीवार उवार इतनी मान लीजिए इतनी मोटी मोटी दीवार बनी हुई है, दीवार पे बच्चों को लटकाऊंगा थोड़े ही, ऐसा हो सकता है कि जगह नहीं है, मालूम चला कि बच्चों को ऐसे हुक लगा के दीवार पे लटका दिया साहब चारों तरफ तो जो वॉल का एरिया है वो तो गया ना, वो यूज में तो नहीं आ रहा। अच्छा अगला, एरियाज अंडर सर्विस शाफ्ट। एक तो दिल्ली में मैंने देखा साफट, ये साफट क्या होता है भाई, 90%। एक तो यहां पर पार्क चलता है, पार्क नहीं होता है, दूसरा शाफ्ट नहीं होता है, साफट होता है अब देखिए बहुत लोग बोलेंगे साफट, मैंने कहा साफट होता है ये, तो साफट ठीक है। तीसरा, अच्छा जो आपका बालकनी है
एक्सक्लूसिव बालकनी मतलब जो आप ही के लिए सिर्फ है, क्या वो आता है कारपेट एरिया में? अच्छा ये वरांडा, वो नहीं बोलते वरांडा में बैठ जाओ ऐसे करके, ठीक है। अच्छा एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस, टेरेस का मतलब छत, ठीक है। तो छत का एरिया तो सबके लिए होता है ना। हाँ लेकिन एक बात बताओ, इंटरनल पार्टीशन जो है, जैसे बिल्डिंग बनी तो चारों तरफ से जो दीवार है वो तो एक्सटर्नल वॉल्स हैं, वो तो काउंट नहीं होगा। लेकिन रूम के अंदर जो बनाया हुआ 3-4 रूम बनाया हुआ है और उसको ऐसे ऐसे काट काट के बनाया हुआ, वो तो काउंट होगा ना, वो काउंट होगा, है ना, वो काउंट होगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन भी कर लेते हैं, लोग थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, ऑल्टरेशन भी कर लेते हैं। अब देखो मैंने तो भयंकर ऑल्टरेशन किया, देख रहे बगल वाली बिल्डिंग को ही मर्ज कर लिया अपने अंदर, वो बगल वाली बिल्डिंग है ना वो, और इसमें आपको विश्वास नहीं होगा, इसमें 5-6 रूम बने हुए थे, सबको तोड़ डाला, सबको उड़ा दिया। कहीं कहीं वो उड़ाने के निशान भी मिलेंगे कहीं कहीं आपको, है ना। तो बहुत तोड़फाड़ मचाया मैंने लाइफ में, जहां जाता हूं 3-4 दीवार तो उड़ा ही देता हूं, है ना। तो ये कहानी है। तो चलो जल्दी जल्दी बोलो, मैं पूछता रहता हूं, इंटरनल वॉल्स आएंगे क्या, एक्सटर्नल वॉल्स? अच्छा एक्सक्लूसिव बालकनी, छत नहीं। अच्छा कॉमन एरिया कौन होगा? कॉमन एरिया का मतलब कारपेट एरिया को छोड़ के जो बच गया वो क्या है, कॉमन एरिया। दो ही एरिया होगा, या तो कारपेट एरिया होगा या कॉमन एरिया होगा। पर यार ना पैसा तुम्हारा दोनों का जोड़ के लेगा। हाँ चलिए कॉमन एरिया में क्या क्या, ये तो पूरा ही हो गया, एंटायर लैंड, ठीक है। अच्छा लेकिन अगर फेज बाय फेज हो रहा है तो, अच्छा बताओ सुनो, 100 एकड़ जमीन है, लेकिन 100 एकड़ में पहले फेज में 20 एकड़ में बिल्डिंग बनेगा, तो बताओ कॉमन एरिया का मतलब यहां पे क्या माना जाएगा, पूरा 100 एकड़ या 20 एकड़? अगर एक फेज में 20 एकड़ पर बिल्डिंग बन रहा है तो 20 एकड़ ही क्या माना जाएगा आपका कॉमन एरिया। कॉमन एरिया मतलब उसमें सब कुछ बनेगा। अगला बोलो, चलो बताते जाओ जल्दी। स्टेयरकेस का मतलब, उसके बाद लिफ्ट, उसके बाद लिफ्ट लॉबीज, क्या होता है लिफ्ट लॉबीज? अरे लिफ्ट से जहां निकलते हो घुसते हैं, वो जो जगह रहता है उसे क्या बोलते हैं, लिफ्ट लॉबी। अच्छा फायर एस्केप का मतलब, फायर एग्जिट, हाँ। एंड कॉमन एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द बिल्डिंग, ये सब क्या माना जाएगा, कॉमन एरिया। अच्छा उसके बाद जब बोलते चलो, तुम लोग बोलो, तुम लोग बोलोगे, चलो। कॉमन बेसमेंट, उसके बाद टेरेस, उसके बाद पार्क, प्ले एरियाज, ओपन पार्किंग एरियाज, कॉमन स्टोरेज स्पेसेस। अब ये सब लक्ष्मी नगर में कहां मिलता है, सब कुछ नहीं। अच्छा उसके बाद ये जरा पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये सब जो एग्जैक्टली वॉचमैन, वॉचमैन लिखो, उनके लिए भी एक रूम बना दिया जाता है, देखा है तुमने? तो वो कॉमन एरिया में आएगा ना, अरे वो तो कॉमन एरिया में आएगा। चलो उसके बाद अच्छा एक बात बताओ, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का सब कुछ लगा हुआ है, गैस का लगा हुआ, वाटर का लगा हुआ, सैनिटेशन का, एयर कंडीशनिंग का, है ना, इन सब चीजों जो लगी हुई हैं, बताओ ये सब तो कॉमन एरिया ही है। अगला वाटर टैंक, सम्प्स नहीं पंप्स होगा मुझे लगता है, क्योंकि सम्प्स तो मैंने सुना नहीं क्या होता है, पंप। उसके बाद मोटर, फैन, कंप्रेशर, डक्ट और भी जो जुड़ी हुई चीजें हैं सब। उसके बाद ये जरा बताओ तो, ये कम्युनिटी एंड कॉमर्शियल फैसिलिटीज। कम्युनिटी में सुना है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहां पे सोसाइटी, वहां पे जैसे आपको कोई फंक्शन कराना है तो एक हॉल भी होता है जिसमें कम्युनिटी हॉल, जिसमें आप बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, है ना, शादी वादी 3-4 बार मतलब जिनकी शादी है वो कर सकते हैं, उसमें शादी वादी भी करते होंगे, मीटिंग भी करते हैं, मीटिंग हॉल से अलग होता है। हाँ मतलब ज्यादा जगह है तो ज्यादा बना देते हैं, कम है तो कम बना देते हैं, है ना। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सोसाइटी सब में रहते हैं? सोसाइटी में है ये सब जितना मैंने बताया, निर्माण बिहार में, और बाकी लोग का आप उनका एरिया है अपना, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, है ना, पूरी बिल्डिंग हमारी है ऊपर से नीचे तक, हम रेंट वसूलते हैं दिन रात, है ना। चलिए अच्छा अगला, ऑल अदर पोर्शन, जैसे जो मेंटेनेंस, सेफ्टी, इन सब चीजों के लिए जरूरी है। मुझे लग रहा है सीधा सा बोलो ना, जो तुम्हारा कारपेट एरिया को छोड़ के बाकी सब बचा वो क्या है, कॉमन एरिया। अच्छा इस एक्ट के अंदर एक्शन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, वर्ड क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये जानना पड़ेगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। तो आइए, अब कहीं भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा रहे तो इसका मतलब कितने, 1 2 3 4,
सबसे पहला, अगर कोई यूनियन टेरिटरी ऐसा है जहां पे खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब खुद का वहां विधायक चीफ मिनिस्टर सब नहीं है, तो उसके लिए कौन माना जाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अलग बॉक्स बनाओ इसको, जरा बताओ तो कौन ऐसा है जहां पे जिनका अपना नहीं है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है, पर जम्मू एंड कश्मीर का अपना गवर्नमेंट भी होगा। दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, पर यहां पे खुद का भी गवर्नमेंट है, तभी तो केजरीवाल है ना। अच्छा, चंडीगढ़ का अपना कोई नहीं होता है, विधायक ये सब कुछ नहीं होता। तो चंडीगढ़ एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। तो खुद का लेजिस्लेचर नहीं है तो कहां से कंट्रोल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और इसलिए तुमने सुना होगा कि जो तुम्हारा चंडीगढ़ है वहां का लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा। चक्कर ये है ना कि जो यूपी बिहार में होता है कि चच्चा विधायक हैं हमारे, चाचा नहीं, चच्चा विधायक है हमारे, तो वहां तो विधायक है ही नहीं ना कोई, तो चच्चा जी कहां से होंगे? तो जब पुलिस रोकता होगा रोड पे कि आपका चालान कटेगा, तो कौन चच्चा को फोन करेगा? क्योंकि वहां तो कोई चच्चा है ही नहीं। अब वहां पे इसलिए वहां पर कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया। अगर आप में से कोई चंडीगढ़ कभी गया हो तो आपको देख के लगा हो कि दिल्ली के मुकाबले तो स्वर्गीय है वो। दिल्ली में घुसते फिर लगता पता नहीं कहां गया, जिसमें होना उल्टा चाहिए था। देश की राजधानी ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर तो अजीब है हालत। कोई वायरस भी सबसे पहले इधर ही आता है, कहता दिल्ली में बहुत पॉपुलेशन है, इधर ही कुछ को लेके जाऊंगा। हाँ, पहले वो दिल्ली में आता। और जगह कहां जा रहा है? मैं देख रहा हूं दिल्ली में सबसे ज्यादा है। और कहां पे बताओ तो? और कोई सी स्टेट में? केरल में है, इक्का दुक्का केस होगा। राजस्थान में, वो भी केरल घूमने गया था शायद ये लोग, इटली वाला सब, या उसके कहां? केरल में? अच्छा, है ध्रुव हो गया? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे मजाक कर रहे हैं, मजाकिया है। अच्छा, पुडुचेरी है तो? अरे तुम लोग लग रहा पौंडीचेरी बोलते थे पहले शायद, अब उसका नाम क्या हो गया? पुडुचेरी, है ना। तो पुडुचेरी है तो 90% लोगों को लग रहा है कि सर वो सॉफ्टी के ऊपर जो चेरी डालते हैं वही वो पुडुचेरी है। तो कौन? फिर वही सेंट्रल गवर्नमेंट ही हुआ। घुमा के बोलना पर क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ही हुआ। अच्छा, अगर दिल्ली है तो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तुमको बताया था दिल्ली सरकार के हाथ में सब कुछ नहीं है। जो केजरीवाल है वही तो चिल्लाते रहते हैं वो कि पूरा राज्य बनाओ, पूर्ण राज्य बनाओ। तब जैसे देखो यहाँ पे बिल्डिंग जो बनेगी, रियल एस्टेट का जो काम होगा, वो केजरीवाल के हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है? सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अभी कौन है ये मिनिस्टर? कौन है इसका? मुझे लग रहा है शायद वो है जो रोड खूब बनवा रहे हैं, क्या नाम है? नितिन गडकरी है शायद, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। ठीक है, तुम्हें क्या लगा मैं याद करके बता रहा हूं? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना। इसका मिनिस्टर कौन है भाई? अच्छा, ये हरदीप सिंह पुरी और नरेंद्र सिंह तोमर, ये है। चलो, अच्छा स्टेट है तो स्टेट मतलब पूर्ण राज्य है तो स्टेट गवर्नमेंट। तो समझ में आ गया। तो सेंटर का एरिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट का एरिया है तो स्टेट गवर्नमेंट। पर इस बात का ध्यान रखना, अब इससे पता चल गया होगा हर स्टेट पूरा स्टेट नहीं है। अब जैसे पुडुचेरी भी तो स्टेट ही है, लेकिन देखो वहां पर कौन देख रहा है? दिल्ली भी तो स्टेट है पर पूर्ण तरीके से नहीं। तो जो पूरा राज्य है वहां स्टेट गवर्नमेंट चलेगा। जो यूनियन टेरिटरी आधा अधूरा वाला सब है वहां पर कौन चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए हेडिंग बोलो जरा, बताओ तो ये जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का नाम लिया, इनका क्या क्या काम होगा? सबसे पहले इनका काम है रूल बनाना। टिक लगाते जाना, ये सब एकदम थ्योरेटिकल है। जो मैं बोल रहा हूं बस वही तुम पढ़ना भी बस। अच्छा, इनको कितने दिन के अंदर रूल बना लेना है? 1 साल के अंदर। कोई बात, तुम नीचे देख रहे थे, कोई बात नहीं है। ठीक है, कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर इनको क्या बना लेना है? रूल बना लेना है। अच्छा, उसके बाद रेरा बना देना है। क्या बना देना है? रेरा। उसके सामने लिखो रेरा। रेरा कितने दिन में बना देना है? 1 साल में। अब ये कुछ गलत बोला तो मैं भी तो बोलूंगा, आमने सामने तो बैठे हुए हम दोनों। चलिए तीसरा, अच्छा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक ऑफिसर भी डेजिग्नेट करना है।
और वो ऑफिसर कोई भी होगा या कम से कम हाउसिंग सेक्रेटरी के लेवल का हो? हाउसिंग सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सब आईएएस ऑफिसर बनता है, मालूम है ना? अभी मेरी दीदी एक आईएएस है, वो डिप्टी सेक्रेटरी है पार्लियामेंट में। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी तो एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी। जिस दिन सेक्रेटरी बन गए उस दिन तो मजा आ जाएगा। अभी वो डिप्टी सेक्रेटरी है पार्लियामेंट में। चलिए, अच्छा ये लेकिन हमेशा के लिए या जब तक रेरा बन ना जाए तब तक? जब तक रेरा बनना जाए तब तक। तो मुझे लगता है ये तो निकल गया। 2016 कब हुआ? 2016 से एक साल में रेरा बन जाना था, तो 2017 तक रेरा बन जाना था। तो ये तो क्या था, कुछ दिन के लिए था। ये देखा जाए तो क्या लिखा है कि जब तक आप रेरा नहीं बना देते तब तक के लिए हाउसिंग सेक्रेटरी को ही क्या बना दो, इंटरिम रेगुलेटरी अथॉरिटी। पर आपको लगता है ये अब क्लॉज काम कर रहा है कि निकल चुका? ये अब निकल चुका है ना। आगे उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल भी बनाना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 1 साल के अंदर। तो मुझे लगता है ये भी बन चुका होगा। अरे सब बन चुका, देखो 30 अप्रैल 2017 लास्ट डेट आ रहा है, 1 साल वाला। उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, फिर वही बात, जब तक कि अपीलेट ट्राइब्यूनल ना बन जाए, क्या तब तक कोई एग्जिस्टिंग अपीलेट ट्राइब्यूनल को ये काम दे दो? तो अब ये सब चल रहा है क्या कि सब निकल चुका अब कहानी? ये सब कहानी निकल चुका है ना। चलिए उसके बाद हाँ ये देखो, आपको बनाना है एक सिलेक्शन कमेटी। क्यों? एक बात और, रेरा के अंदर जो ऑफिसर्स आएंगे और अपीलेट बॉडी के अंदर जो ऑफिसर्स आएंगे उसको सेलेक्ट कौन करेगा? सिलेक्शन कमेटी। तो सिलेक्शन कमेटी आपको बना लेना है। क्या बना लेना है? सिलेक्शन कमेटी। ठीक है जी। उसके बाद अब आपको रेरा के अंदर क्या अपॉइंट करना है? बोलो, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। तो ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज भी आपको अपॉइंट कर लेना है। अच्छा इतना ही करना है या जगह होगा भी देख लेना है कहां होना है ये? अब रेरा क्या रोड पे बनेगा क्या, कि रोड पे कुर्सी टेबल लगा बैठा हुआ रेरा, कि उसके लिए कोई बिल्डिंग विल्डिंग होना चाहिए? तो बिल्डिंग का व्यवस्था कर लो। जब बताओ तो दिल्ली रेरा का ऑफिस कहां पे है? क्या हम अपना घर भूल जाते हैं डेली? आपको बताओ, नहीं जानते? आईटीओ से आते हो, डीडीए का बिल्डिंग देखा? डीडीए का बहुत दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का बहुत लंबी बिल्डिंग है। मतलब यहां से वो यमुना नदी पार करते सबसे पहले तो वही दिखता है ना। उसी में अथॉरिटी मतलब दिल्ली रेरा का ऑफिस बनाया है। उसका नाम शास्त्री नगर है। अच्छा ठीक है। चलो अगला है ना। अच्छा ये बताओ, अच्छा इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब? मिनिस्ट्री ऑफ हुपा। फुल फॉर्म क्या है हुपा का? हाउसिंग एंड अर्बन तुम्हें क्या लग रहा है, याद करूंगा मैं? ये साइड लिखा हुआ तो है, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन लिखो। मंत्रालय का नाम ही इतना भयंकर है। अरे कहां चला गया? लिखा? ठीक। चलिए अगला, उसके बाद आपको एक फंड भी बनाना पड़ेगा। फंड का नाम बताओ। अरे नहीं ये सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हुपा को क्या बनाना है? सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। बॉक्स बनाओ, अभी पढ़ेंगे इस बारे में। और आपको बनाना है रियल एस्टेट रेगुलेटरी फंड। अरे तो मुझे तो लग रहा है मेन चीज मैं बताऊं, मुझे याद हो गया। तुम भी चाहो तो टिक मार देना 1 2 3 करके। रूल बना लो, रेरा बना दो, ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी बना दो, फंड बना दो, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बना दो, सिलेक्शन कमेटी बना दो, है ना। और रेरा के लिए जगह हुआ खोज दो, उसके अंदर एम्प्लॉय ऑफिसर सब डाल दो। तो देखा जाए तो यही सब तो है, और क्या देखो। तो याद रहेगा तुम लोग ये। चलिए अब आ गया, क्या स्टैब्लिश करने जा रहे हैं हम? रेरा। आ रही। चलिए जी। अच्छा इसको कौन अपॉइंट करेगा, मतलब कौन स्टैब्लिश करेगा? टिक लगाओ जल्दी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो स्टैब्लिश करेंगे। क्या एग्जैक्टली? रेरा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, रेरा हर स्टेट में होगा इसका मतलब? लेकिन मान लीजिए कोई स्टेट बहुत बड़ा है, कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी बहुत बड़ा है और वहां पे एक रेरा से काम नहीं चलेगा, तो वहां मन हो रहा है कि मोर देन 1 रेरा बनाए, चलेगा? जैसे महाराष्ट्र,
और महाराष्ट्र में 2 रेरा बनाएंगे या 3 रेरा बनाएंगे तो हो सकता है, हो सकता है। महाराष्ट्र में बहुत रियल एस्टेट है, दिल्ली में बहुत रियल एस्टेट है ना, तो बड़े बड़े स्टेट में हो सकता है। अच्छा, बड़े बड़े स्टेट क्या मतलब, एरिया वाइज या रियल एस्टेट एक्टिविटी की वाइज? रियल एस्टेट एक्टिविटी। अब गांव में, अब यूपी चले जाइए, यूपी तो इतना बड़ा है लेकिन वहां पर उतना रियल एस्टेट की एक्टिविटी नहीं है। नोएडा को छोड़ दें, नोएडा तो ऐसे एनसीआर में आ जाता है ना। राजस्थान चले जाएंगे, राजस्थान तो बहुत बड़ा एरिया है लेकिन फिर वहां रियल एस्टेट एक्टिविटी नहीं है। लेकिन वही कर्नाटका चले जाएंगे, कर्नाटका शायद उधर का साउथ इंडिया का तो बहुत मेन माना जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब, क्योंकि वहां बेंगलोर है। कर्नाटक में ही बेंगलोर है ना, बेंगलोर में कर्नाटका है। अच्छा अच्छा, कैपिटल है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एग्जैक्टली रेरा होगा, क्या ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा? टिक लगाते जल्दी जल्दी। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या क्या फीचर होता है जल्दी बताओ। क्या उसका अपना खुद का नाम होगा? क्या उसका परपेचुअल सक्सेशन होगा? क्या कॉमन सील होगा? क्या अपने नाम से वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं? बोलो। और क्या अपने नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या उनके नाम से उनके ऊपर केस हो सकता है या वो अपने नाम से केस कर सकते हैं? वही जो बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स होते हैं वही। चलिए, अथॉरिटी रेरा का कंपोजिशन टिक लगाना। सबसे पहले तो एक होगा चेयरपर्सन, बॉक्स बनाओ बड़ा सा, एक होगा चेयरपर्सन। अब बाकी कम से कम 2 है, ये कम से कम 2 क्या होंगे? होल टाइम मेंबर्स। तो बताओ मिनिमम में बात करूं तो कितने लोगों का? 3। तो एक हो गया चेयरपर्सन, अब बाकी 2 होल टाइम मेंबर। और भी है या इतना ही है? और भी नहीं, इतना ही है। अच्छा जरा बताओ तो इनका टेन्योर क्या होगा? दोनों का एक ही है। चलो ये सब तुम लोगों को सिखा चुका हूं, है ना। पहले यहां टिक मारो, 5 साल, ठीक है। 5 साल के लिए एक बार अपॉइंटमेंट, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। अच्छा लेकिन एज बचा हुआ है तो क्या री अपॉइंटमेंट फिर से हो सकता है ना? ये समझते हो ना, 5 साल और द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तुम लोग कोपरा में खूब बढ़िया से सिखाया मैंने, तो जिनका नहीं हुआ जब वो पढ़ेंगे तो सीख लेंगे कि इसको कैसे कहते हैं। 5 साल नंबर ऑफ ईयर होता है और 65 ईयर जो है एज है। तो अब आप 62 साल में अपॉइंट हुए तो 5 साल कहां रह पाएंगे? 3 ही साल के बाद रिटायर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप 55 साल में अपॉइंट हुए तो 55 5 60 पूरा 5 साल बिता पाएंगे आप। लेकिन अभी भी 5 साल एज बचा हुआ था, लेकिन फिर भी री अपॉइंटमेंट यहां पर नहीं है। तो एक बार अपॉइंट हो गया तो फिर से री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अगर आपका एज बचा हुआ है तो भी री अपॉइंटमेंट अलाउड नहीं। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर को क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए रेरा का क्या क्या फंक्शन है? रेरा लिखो, अथॉरिटी के ऊपर लिखो रेरा। तो सीधा बोलो ना, ये फंक्शन ऑफ रेरा है। ये क्या हुआ? फंक्शन ऑफ रेरा इन ऑर्डर टू प्रमोट व्हाट? रियल एस्टेट सेक्टर। मतलब रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए रेरा ने क्या क्या कदम उठाए या क्या क्या काम उसको करना है। चलिए, सबसे पहले रेरा को क्या करना है? रिकमेंडेशंस करते रहना है। किसको? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या करते रहेंगे? वो रेकमेंड करते रहेंगे, एडवाइस करते रहेंगे। रेकमेंड के नीचे एडवाइस भी लिखी दो। किन मुद्दों पर एडवाइस करेंगे बताओ? 1 2 3 4 5 ये मुद्दा है जिसके ऊपर वो क्या करते रहेंगे? एडवाइस। पहला कि कैसे अलॉटी का, प्रमोटर का, रियल एस्टेट एजेंट का क्या किया जाए? प्रोटेक्शन। टिक लगाते चलना, ये सब जैसे जैसे मैं करता हूं। उसके बाद सिंगल विंडो सिस्टम बने जिससे कि टाइम बाउंड मैनर में प्रोजेक्ट का क्या हो जाए? अप्रूवल हो जाए। प्रोजेक्ट का क्या हो जाए? क्लियरेंस हो जाए, जिससे कि प्रोजेक्ट का टाइमली कंप्लीशन हो। तो अच्छा 10 बार अप्रूवल मांगने के लिए 10 जगह जाना पड़े या एक ही खिड़की से सारा काम हो जाए? तो एक ही खिड़की का मतलब होता है एक ही जगह से सारा काम हो जाए, दैट इज सिंगल विंडो क्लियरेंस। आगे उसके बाद अगर आपके यहां किसी को शिकायतें हैं तो शिकायतों का निपटारा करने के लिए क्या एक बढ़िया सा ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट मतलब बढ़िया, जानदार, शानदार, मतलब जल्दी से काम हो सके, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए कभी भी किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफिसर्स ने गलत काम किया तो उस गलत काम के खिलाफ अगर आपको क्या करना है? शिकायत करना है, तो शिकायत का निपटारा करने का एक बढ़िया क्या होना चाहिए? मैकेनिज्म होना चाहिए। अगला वो ये भी करेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े। क्या बढ़े? इन्वेस्टमेंट बढ़े, नहीं बोलते एफडीआई बढ़े। उसके बाद हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्या वो ये कोशिश करेंगे कि हमारे यहां जो एग्जैक्टली रियल एस्टेट हो वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो।
आपने सुना है एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरवा देता है, उसको लगता है कि इससे इन्वायरमेंट पर क्या पड़ेगा, गलत असर। तो सिर्फ वही देखे या रेरा भी इस बात को देखे? अब रेरा भी तो प्रोजेक्ट को क्या करता है एग्जैक्टली, अप्रूव करता है। तो अप्रूव करते समय वो भी देख ले कि इस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट पर गलत असर होना नहीं चाहिए। दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब क्या होता है? मेगा मेगा हाउसिंग या सस्ता? सस्ता हो, बजट में हो, सबको घर मिल सके। जो आपको मालूम नहीं है, ऐसे ऐसे फ्लैट सब है, आप सुनोगे दाम तो हिल जाओगे। गुड़गांव में ट्रम्प टावर है, वही डोनाल्ड ट्रम्प की कंपनी। अरे डोनाल्ड ट्रम्प तो बिजनेसमैन है ना, था मतलब, अभी तो 5 साल जब तक रहेगा। 4 साल होता है उन लोग का? नहीं, मैं सुना 4 साल, यूएसए वाले का 4 साल होता है, 5 होता है, 4 होता है शायद, 4 साल होता है। तो 4 साल तक तो वो प्रेसिडेंट है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कंपनी को छोड़े, उससे बेटा चला रहा है कंपनी, है ना। लेकिन जब ये प्रेसिडेंट का इसका मान लीजिए हो गया खत्म, तो फिर से वो अपना कंपनी चलाएगा। और बहुत महंगा कंपनी है उसका। अभी ट्रम्प टावर बन रहा है गुड़गांव में, एक फ्लैट 4.5 करोड़ 5 करोड़ का है। सुपरनोवा का भी क्या है, 5 करोड़ का है। 4-5 करोड़ का एक फ्लैट है ट्रम्प टावर में, वो भी सबसे निचला है वो, मतलब लो क्लास का लेंगे तो इतना का है, और हाई क्लास का लेंगे तो सोच लीजिए क्या क्या होगा। तो ऐसा ऐसे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। जहां मैंने 5 करोड़ का बोला एक फ्लैट, सब बच्चा सब सोच रहा है कि 5 करोड़ में तो हम 3-4 फ्लैट खरीद लेंगे लक्ष्मी नगर में, 3-4 उससे ज्यादा ही खरीद लेंगे, है ना। अच्छा बताइए, 5-6 फ्लैट हो वो ज्यादा अच्छा है कि एक ही फ्लैट हो लेकिन बहुत महंगा हो? 5-6 हो, मुझे मालूम है हम लोग की मेंटालिटी यही है, इसलिए तो हम इधर हैं, है ना। तो हम लोग ये सोचते हैं एक में रहेंगे, बाकी को रेंट में लगाएंगे, और रेंट आता रहेगा, अब पिज्जा खाते रहेंगे उससे, ये ना, मुझे मालूम है ना। सबकी सोच ऐसी है, मेरी भी सोच ऐसी ही है ना। नहीं, कुछ लोग, ये एक्चुअली बिजनेसमैन वाला सोच होता है, लेकिन जो लोग नौकरी वोकरी करते हैं ना, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वो लोग मैं देखता हूँ बड़े स्टैंडर्ड बड़ा मेंटेन करते हैं, बड़ा सा फ्लैट लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। मेरा नहीं है, अब अकेले रहता हूँ, एक रूम का फ्लैट भी ले लूँ तो भी काम चलेगा। हाँ, यह है कि बाकी अपना जैसे रेंट वेंट आता रहे, है ना, क्योंकि मुझे भी तो रेंट देना पड़ता है बहुत सारा। चलिए, अच्छा उसके बाद ये मैं पहले बोल दिया था, उसके बाद घटिया मटेरियल लगे या बढ़िया मटेरियल लगे बिल्डिंग बनने में? बढ़िया लगे, है ना, कि भूकंप को झेल सके, है ना। भारत में ऐसे भी बिल्डिंग विल्डिंग बहुत बढ़िया ढंग से बननी चाहिए, पर दिल्ली की बिल्डिंग बहुत कमजोर होते हैं, है ना। यहां तो लोग जोर से गाली दे दे तो ये मालूम से बिल्डिंग हिल जाता है यहां पे। चलिए, हेडिंग। अब एक बात बताओ का सर, अभी तो आपने बोला फंक्शन ऑफ रेरा ऊपर, वो था फंक्शन ऑफ रेरा इन ऑर्डर टू प्रमोट द रियल एस्टेट सेक्टर। अब नॉर्मल फंक्शन आ गया। अब क्या आ गया? नॉर्मल फंक्शन। क्योंकि एक बात बताइए, अभी जो ऊपर फंक्शन बताया वो बताया कि रिकमेंडेशन, इन मुद्दों पर रिकमेंड करेगा, इन मुद्दों पे वो क्या करेगा? रेकमेंड करेगा। फैसला तो सरकार ही लेगा, लेकिन यहां पे वो सारा काम खुद करेगा। अब ये सारा काम खुद करेगा। पहला बताओ, भारत में जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, क्या उसको रजिस्टर करेगा अपने पास? और सिर्फ रजिस्टर करेगा या रेगुलेट भी करेगा? हाँ, तो बताओ, ऐसे लगाना ठीक। 2 काम करेगा, रजिस्टर एंड रेगुलेट, 1-2। कितनों चीजों का? तो अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ए, रियल एस्टेट एजेंट 2, बी। तो ए और बी का क्या करेगा? 1 और 2। कैसे बोलोगे इसको? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्टर भी करेगा अपने पास, और उसको जिंदगी भर क्या करेगा? रेगुलेट भी करेगा। आगे उसके बाद एक बात बताइए, ट्रांसपेरेंसी सबसे अच्छा कब आएगी? जब आप वेबसाइट पे सब कुछ डाल दें। तो एक वेबसाइट बनाएगा वो, और वेबसाइट बना के उस पर पब्लिश करेगा क्या चीज? रिकॉर्ड। अच्छा, इससे क्या होगा जल्दी बताओ? क्या पब्लिक देख सकेंगे? क्या पब्लिक देख सकेंगे कि भारत में कितने प्रोजेक्ट किसके साथ रजिस्टर्ड हैं? रेरा के साथ रजिस्टर्ड हैं। जिससे कि जब आप कभी भी फ्लैट और अपार्टमेंट ये सब खरीदने जाएं, तो पहले उस बिल्डिंग को चेक कर ले कि वो रेरा के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है या नहीं। अच्छा, अगर रजिस्टर्ड है तो उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो रेरा आपका साथ देगा। लेकिन अगर वो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो जब रेरा में रजिस्टर्ड ही नहीं, तो रेरा का जुडिक्शन थोड़ी बना उस पर। अब वो ठग भी लेगा तो रेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमेशा, इसलिए देखा होगा न्यूज़पेपर में, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है, हमेशा रेरा अप्रूव्ड फ्लैट ही खरीदें, है ना। और देखना, आजकल एडवर्टाइजमेंट आता है इन लोगों का, रियल एस्टेट वाली कंपनी का, उसमें रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे रहता है ना। ये कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है भाई?
एक कैसा कैसा टोन मोबाइल का होता है, उसका मोबाइल से बेकार क्या एक कोरोना वायरस तो नहीं था ये, वो आवाज कर रहा है क्लास में आऊं क्या? ठीक है, उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, तो क्या रियल एस्टेट के वेबसाइट पर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं? सब कुछ चेक कर सकते हैं, सारे इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या वो इस बात को इंश्योर करेगा कि जो भी रेगुलेशंस बने हैं, अब रेरा अथॉरिटी है, रेगुलेटर है, अगर वो लॉ बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेगुलेशन। तो उसने जो रेगुलेशन बनाया है, उसने जो ऑर्डर पास किया है, उसने जो डायरेक्शन दिया है, क्या वो इंश्योर करेगा कि उसका कंप्लायंस हो? अच्छा, रेरा के ऑर्डर को तुम नहीं मानोगे तो रेरा तुम्हारे खिलाफ क्या बना देगा? केस। जाइए लड़िए, अब या तो मेरे से लड़िए, या मेरे अपीलेट अथॉरिटी से लड़िए, या हाई कोर्ट में लड़िए। उसके बाद अच्छा, इतना ही काम या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और काम दे, वो भी काम करना पड़ेगा, वो भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हेडिंग बोलो, जोर से बोलो जल्दी। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अगर भारत में अब लॉन्च होगा, तो लॉन्च होने के बाद या लॉन्च होते समय या लॉन्च होने से पहले? लॉन्च होने से पहले आपको रेरा से उसको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो भारत में अब जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होंगे वो सब अब किससे रजिस्टर्ड होने चाहिए? रेरा से रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब ये कैसे रजिस्टर्ड होंगे? देखो, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में जो एप्लीकेंट यहां कौन होता होगा? प्रमोटर। अरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कौन बनाता है? प्रमोटर। तो यहां पे कौन होता होगा एग्जैक्टली? एप्लीकेंट, प्रमोटर। प्रमोटर जाएगा और एप्लीकेशन लगाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन, किसके पास? रेरा के पास, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा उस एप्लीकेशन के ऊपर रेरा कितने दिन में फैसला सुना देगा? 30 डेज में वो क्या फैसला देगा? या तो वो अप्रूव हो गया या वो रिजेक्ट हो गया। 30 दिन में फैसला दे देगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया तो तुरंत आपको मिलेगा 3 चीज। बोलो क्या क्या? टिक लगाओ। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, दूसरा बोलो लॉगिन आईडी मिलेगा, तीसरा बोलो पासवर्ड मिलेगा। क्यों मिलेगा? सुनो पहले। जहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन के लिए लॉगिन आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए। आप उसको लॉगिन करते आपका एक अकाउंट बन जाएगा, उस प्रोजेक्ट का क्या बन जाएगा? अकाउंट। अब उस अकाउंट में प्रमोटर हमेशा इंफॉर्मेशन क्या करता रहेगा? पब्लिश, कि 2 फ्लोर बन गया, 3 फ्लोर बन गया, 4 फ्लोर बन गया। जिससे फायदा क्या होगा? पूरे दुनिया को पता चलता रहेगा कि इस प्रोजेक्ट का भी डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। नहीं समझ में आया तुम लोग को? तो रेरा ने जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, लॉगिन आईडी दिया, पासवर्ड दिया, क्यों दिया है? जिससे कि प्रमोटर्स के पास उसके वेबसाइट का क्या आ जाए? एक्सेस आ जाए, और जिससे कि वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन रेरा के वेबसाइट पर डालता रहे, जिससे पूरे पब्लिक को सब कुछ मालूम चलता रहे। लेकिन याद रखिएगा, कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं वो रेरा के अंदर आते नहीं है। अच्छा, जब रेरा के अंदर वो नहीं आते हैं तो इसका मतलब इसको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। इसको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। पहला, 500 स्क्वायर मीटर तक का प्रोजेक्ट है, तो 500 स्क्वायर मीटर कितना गज हुआ? $603 गज हुआ। 603 तो बहुत ज्यादा हो गया यार। लेकिन ये कुछ ज्यादा एग्जामिशन नहीं दे दिया ये? ऐसे लक्ष्मीनगर का एक प्रोजेक्ट भी फॉल नहीं करेगा इसमें, क्योंकि यहां तो 50 गज में बिल्डिंग बनता है, यहां पे तो 600 गज हो गए, तो बहुत ज्यादा हो गया। स्क्वायर मीटर, अच्छा ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ स्क्वायर मीटर ही तो है, ठीक तो है, एकदम ठीक है, मत शक करो मेरे पे। तो इसका मतलब रेरा सिर्फ किस पे लगा मालूम है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे लगा, छोटे पे तो लगा ही नहीं। मतलब छोटा आराम से गिर जाए भूकंप में तो कोई दिक्कत नहीं है, गरीब लोग ही तो मरेंगे, बड़े वाले नहीं मरने चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है, देखिए कि सबसे पहले वही बिल्डिंग सब गिरेगा। उस सबको देखता हूँ, ये लंबा चौड़ा, आसपास कुछ नहीं, जोर से हवा। लक्ष्मीनगर में तो भूकंप आने से भी क्या है, इधर आया तो थोड़ा सा इधर हो जाए, 10-12 बिल्डिंग इधर, फिर इधर हुआ तो 20-25 बिल्डिंग इधर,
जो सबसे लास्ट में है वो मेट्रो के साइड में, वो एक दो गिर जाएगा, नहीं वो तो मेट्रो ही संभाल लेगा, आजा। आप जरा देखिए यहां पर कैसे होगा, कोई बिल्डिंग ऐसे ऐसे तो गिरने से आया, कैसे गिरेगा? ऐसे धराम कोलैप्स कर जाए तो बात अलग है, लेकिन तुम सोचोगे कि ऐसे पलट गया, कैसे पलटेगा बताओ यार? बगल में है ना वो, क्या मैं हूं इधर से मैं भी हूं, खरा रहा मैं भी हूं, है ना? अब आप देखिएगा हर बिल्डिंग एक दूसरे को बोलता हुआ नजर आएगा। देखिएगा आप, यहां एक हवा तक निकलने का जगह नहीं एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में। सही बोल रहा हूं, उधर कील ठोकना स्टार्ट करे, जोर से ठोक दे तो कील इधर आ जाता है। देखा है पिछले बैच में होता था, बार बार कोई इधर करता था तो मैं सारे बच्चे को बोल देता था हट जाओ, नहीं तो तुम्हें ही कहीं कस ना दे उधर। तो ये हाल है यहां पे। दूसरा, अच्छा आपने बिल्डिंग बनाया, पर अपार्टमेंट कितने उसमें? 8 तक, तो भी नहीं, तुम पर ये गलत कर रहा है। मुझे लग रहा है और छोटे लेवल पे रेरा को आना चाहिए, है ना? इंसान तो हर जगह रहता है ना। चलिए ये बहुत बढ़िया काम किया। आप एक बात बताइए, सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का ही रजिस्ट्रेशन जरूरी है या रियल एस्टेट एजेंट का भी? रियल एस्टेट एजेंट वही लोग हैं, डीलर सब, लिख दो ब्रैकेट में प्रॉपर्टी डीलर। और जो मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि जिसको कुछ नहीं करने आता वो डीलर बनता है, वो बात सही है। पूरा पढ़ के देखो, एक्ट भी गाली दे रहा लगातार, आप पढ़िए तो एक बार पढ़िए, हंसी आएगा, मजा आएगा आपको। देखो बोल रहा है कि भारत में ब्रोकर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। टिक लगाते जा रहे हो, बताओ सबसे पहले क्या टिक लगाए? नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हाँ, नो कोड ऑफ प्रैक्टिस भी नहीं है, कुछ नहीं है। आराम से आइए, कुर्सी टेबल लगाइए, हाँ वहां पर लिखिए 2 BHK 3 BHK खाली, है ना? पढ़िए पढ़िए। लेकिन क्या आप क्या दिया, सारे रियल एस्टेट एजेंट को भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा रेरा से? कहां पे बोला ये बात? लास्ट में बोला है। मुझे लगता है शुरुआत की 2-3 लाइन तक तो गाली दिया है, मुझे लगता है यहां तक तो बेइज्जती किया है। अब बोला क्या मालूम है कि इसी वजह से 1000 ऑफ नॉन प्रोफेशनल एजेंट आ गए। का कोई क्वालिफिकेशन सब है नहीं, जो कुछ नहीं है वो रियल एस्टेट एजेंट है ना? तो ये है। लेकिन इसलिए कहा अब इनके अंदर भी क्या आनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब जिस वजह से इनको भी बोला हुआ है कि अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगाओ, और अथॉरिटी से क्या लो? अथॉरिटी मतलब रेरा से क्या लीजिए? रजिस्ट्रेशन लीजिए। अब बढ़िया होगा। चलिए हेडिंग बोलो, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर्स। मैंने बोला ही था कि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब किसके फेवर में आ गए? मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब जो बिल्डिंग बनाता है। चलिए एक बात बताइए, जब तक आप अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर न करवा लें, क्या न करा लें? रजिस्टर न करवा लें। किसके साथ? रेरा के साथ। टिक नहीं लगा रहा कोई, मैं देख रहा हूं। जब तक रेरा के साथ अपने प्रोजेक्ट को क्या न करा लें? रजिस्टर न करा लें। देखो, ना तो एडवर्टाइज करोगे तुम, ना मार्केट करोगे, मार्केटिंग, ना बुकिंग करोगे, ना सेलिंग करोगे, ना ऑफर फॉर सेल करोगे, ना पर्सन को इनवाइट करोगे, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी होने से पहले, मतलब पब्लिक के पास जाने से पहले आपका प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए? रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक। दूसरा, अच्छा प्रोमोटर को एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा अथॉरिटी को। क्यों? टू गेट इट्स प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड विथ व्हाट? रेरा। उसके बाद प्रोमोटर जो एप्लीकेशन लगाएगा वो सीधा एक एप्लीकेशन होगा या उसके साथ अटैचमेंट भी होंगी? उनके साथ अटैचमेंट होंगी प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद इतना ही होगा, ये एक डिक्लेरेशन भी इनक्लोज करना पड़ेगा। एक डिक्लेरेशन भी इनक्लोज करना पड़ेगा कि हम इस एक्ट का कंप्लायंस करेंगे। और उसके बाद जरा बताओ तो कितना पैसा बोला है सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने के लिए? 70% पैसा है अकाउंट में रखने का। मतलब क्या है कि अकाउंट में रखे रहो, तो अकाउंट में रखे रहेंगे तो फिर बिल्डिंग किससे चीज बनाएंगे? हवा से बनाएंगे। वो ये बोल रहा है कि जितना भी पैसा खर्च होगा प्रोजेक्ट में, उसका 70% पैसा बैंक से खर्च होगा, 30% पैसा कैश में हो सकता है। मतलब कैश खर्चे कितने अलाउड हैं? 30%। बाकी सारा बैंकिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैंकिंग। क्योंकि तुम बोलोगे 70% पैसा रख दो तुम बैंक में, तो बाकी पैसा कहां से लाऊंगा बिल्डिंग बनाने के लिए? ये अजीब बात नहीं हो जाएगा? तो 70% खर्च कहां से दिखना चाहिए? बैंक से। 30% कहां से हो सकता है? कैश। कुछ लोगों को 30% बहुत ज्यादा हो गया। अरे 30% ज्यादा नहीं हुआ, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है भाई, कील लाना है, ये लाना है, लो 50 रुपए जाओ कील ले आओ। अच्छा लेबर को पैसा देना है, लो 50 रुपए जाओ, 200 रुपए लो, 500 रुपए लो। तो ऐसे तो बहुत सारे कैश खर्चे होते हैं वहां पे।
छोटे छोटे लेबर, आप ठेला वाला आया, ठेला वाले को चेक काट के दे वो तुम कि उसको तुरंत 200-500 रुपया दे दिया? बताइए। चलिए हेडिंग बोलो। अब ये एलओटी का क्या राइट, मतलब क्या ड्यूटी होगा? सब तो राइट ही होगा। ड्यूटी के नाम पर एक ही चीज होगा, जो भी तुम्हारा इंस्टॉलमेंट बनता है दो, बाकी सारे राइट्स। सबसे पहले बताओ, क्या उनके पास ये राइट होगा कि वो इंफॉर्मेशन मांग सकें किससे एग्जैक्टली? प्रोमोटर से, कि भाई ये जो बिल्डिंग बना रहे हो जरा इसका लेआउट बताओ। तो लेआउट समझते हैं? कहां पे किचन होगा, कहां पे क्या होगा, जनरेटर कहां रखा रहेगा, है ना, वॉशरूम कहां पर है, पहले तो ये बताओ। किचन के बगल में तो नहीं है, और दिल्ली में सबसे ज्यादा किचन के बगल में ही होता है, लेकिन वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से शायद किचन के बगल में वॉशरूम कभी भी नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? तो ये वास्तुशास्त्र है, बहुत बड़ी बात है, और ये कोई मतलब एक रिलीजन से नहीं जुड़ता, ये सबके लिए है। वास्तुशास्त्र आजकल जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं ज्यादातर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनती हैं। जैसे मुझे आज तक याद है, मैं एक घर बनवा रहा था और उसमें सीढ़ी, जब सीढ़ी बनवा रहा था और मैं बनवा रहा था एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ? 12 के बाद 11, 10, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। 12 के बाद 1 बजना चाहिए, क्लॉकवाइज ऐसे होगा ना, 12 के बाद 1 2 3, ये हुआ क्लॉकवाइज। तो बाद में किसी ने मुझे बोल दिया कि अरे ये तो बहुत गलत कर रहे हैं आप, अब बहुत गलत कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा मुझे दिक्कत नहीं चाहिए, बदल, तुरंत बदलवा दिया। मैंने कहा जब सीमेंट उतना ही लगना है और जगह भी चाहे ऐसे करके ऐसे जाए या ऐसे करके ऐसे जाए, जगह तो उतना ही लेगा। मैंने कहा बदल दो यार, फिर जाकर मैंने बदल दिया उसको। तो आप लोग भी कभी ना कभी ऐसा किए होंगे। वास्तु मुझे लगता है काफी लोग मानते हैं। चक्कर क्या है, कुछ हो ना हो, डर जरूर है। होता क्या इन सब चीजों से, मान लीजिए कुछ गलत हो गया लाइफ में, आपको लगेगा उसी की वजह से हो। जैसे मैं ट्यूसडे और थर्सडे मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, पर किसी दिन खा लिया और कुछ हो गया, कहा देखो इसी वजह से हुआ ना। सच, चींटी भी काट लिया ना तुम्हें, उसी वजह से हुआ ना। अब मेरे साथ अभी हुआ कल शायद कोई एकादशी कुछ था बहुत बड़ा सा, अब मैं एकदम फिश विश खाया खूब। अब किसी ने फोन पे मुझे बोला कि आज एकादशी है, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने भगवान को कंफ्यूज किया कि देखिए मुझे मालूम नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। जब मेरे सिस्टर ने बताया कि आज एकादशी, आज मेरा फास्ट है, और मैं उस समय बस वो फिश रख ही रहा था, मतलब ओवन में रख रहा था कि गर्म होगा अब उसके बाद, ठीक है। जहां उसने बोला अब तो वो अलर्ट हो गया। अब भगवान क्या कहेंगे, देखो मैं तो सीधा बोलता हूं नहीं, मैं तो घुमा के बोलता हूं। देखो मैंने तुम्हारी बहन के दिमाग में डाला, बहन की ने तुम्हें फोन किया, फिर तुमने उठाया, ये सब होता था पुराने वाले सीरियल से नहीं आता था, है ना, श्री कृष्ण भगवान वाला सीरियल और वो वाला। तो भगवान सीधा कभी नहीं बोलते हैं, वो घुमा फिरा के बोलते हैं, एक्ट का लैंग्वेज बोलते हैं, वो सीधा बात नहीं करते, है ना। लेकिन मैं भी कंपनी सेक्रेटरी, मैंने सुना, मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, इसका मतलब मैंने सुना ही नहीं, मैंने आपका नोटिस रिसीव नहीं किया। तो मैंने जब नोटिस रिसीव नहीं किया तो भाई केस नहीं बन सकता है ना। लेकिन अगर मैं उसे बोल देता अच्छा एकादशी है, ओह अच्छा अरे बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्योहार, तो ये डीम्ड एक्सेप्टेंस कि इसका मतलब आपको मालूम है और उसके बाद भी आप मछली पर टूट पड़े, तो मैं टूटूंगा। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। मैंने उस बात पर कोई कमेंट ही नहीं किया। आज मैं कर रहा हूं कि आज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कल था, लेकिन सीधी सी बात है। तो सोचिए कितना सोचना पड़ता है। अब मान लीजिए टिकट कंफर्म नहीं हुआ ना, तो मैं ये समझूंगा अच्छा इसी वजह से हुआ है। अगला चेक करता हूं, एक बजे तक देखता हूं। चलो खैर यहाँ पर तो इंटरनेट देखता हूं आता है कि नहीं, मैसेज आता है। अच्छा चलो जल्दी। अच्छा एक बात बताइए, एलओटी को क्या ये उसका राइट है कि उसको स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल पता होना चाहिए? अच्छा जैसे उसे पता होना चाहिए कि वाटर कनेक्शन हुआ कि नहीं, सैनिटेशन का हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हुआ कि नहीं, क्या उसको पता चलते रहना चाहिए? बोलो, उसको पता चलते रहना चाहिए कि इस बिल्डिंग में क्या क्या काम हो गया है। उसके बाद क्या उसको पोजीशन मिल जाना चाहिए टाइम पे? बोलो, उसको पोजीशन मिल जाना चाहिए टाइम पर, ठीक है। चलिए उसके बाद अच्छा अगर एलओटी को टाइम पर नहीं मिला पोजीशन, तो क्या उसका पैसा वापस होगा? अच्छा सिर्फ पैसा वापस होगा या इंटरेस्ट के साथ वापस होगा? अरे मेन पॉइंट टिक लगाते जाओ कि अगर कभी भी आपको पोजीशन वो नहीं दिया तो सिर्फ पैसा वापस होगा या इंटरेस्ट के साथ? इंटरेस्ट के साथ। और उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो जरा देखो तो कितने दिन में आपको फिजिकल पोजीशन मिल जाएगा? कहां 2 मंथ?
जिस दिन कम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला है, क्या मिला है? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट किसके तरफ से? रेरा की तरफ से, कि अब लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं, है ना। अब एक बार पानी का कनेक्शन हुआ नहीं, पोजीशन दे दे, है ना, तो बताओ दिक्कत होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बोला ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कौन देगा? रेरा। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर वो उनको आपको पोजीशन दे देना है, वो बिल्डिंग में शिफ्ट कर जाएंगे, मतलब चाबी दे देना है, अब वो शिफ्ट करे ना करे उसकी बात अलग है। चलिए हेडिंग बोलो। अच्छा, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, नाम से ही लग रहा है कि ये सेंट्रल है, तो जल्दी बताओ कौन बनाएगा ये? क्या बनाएगा? अच्छा, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल में जो मिनिस्टर ऑफ हुपा है, मिनिस्टर ऑफ हुपा, तो अभी कौन था मिनिस्टर ऑफ हुपा? 2 मिनिस्टर का नाम बोला था मैंने, क्या वही चेयरपर्सन माने जाएंगे? बोलो, मिनिस्टर ऑफ हुपा जो है क्या वही माने जाएंगे एग्जैक्टली चेयरपर्सन? अच्छा ये बताओ कैसा पोजीशन है? एक्स ऑफिसर, सब पढ़ाया हुआ तुम लोग। एक्स ऑफिसर मतलब जो मिनिस्टर बनेगा वो ऑटोमेटिकली यहां क्या बनेगा? चेयरमैन बनेगा। उसके बाद जरा बताओ तो अलग से मेंबर्स भी होंगे, कितने होंगे अलग से मेंबर्स? मतलब मैक्सिमम 10। अच्छा, ये जो मैक्सिमम 10 होंगे ये कहां कहां से आएंगे? रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आएंगे, कंज्यूमर की तरफ से आएंगे, रियल एस्टेट एजेंट की तरफ से आएंगे, कंस्ट्रक्शन लेबर की तरफ से आएंगे, एनजीओ की तरफ से आएंगे, रिसर्च करने वाले लोग आएंगे। मतलब ये 10 लोग ऐसे होंगे जो सरकार को, ये समझ लगा कि 11 हो गए, अरे एक तो चेयरपर्सन हो गया, अब बाकी 10 लोग और हो गए। ये लोग की मीटिंग जब भी होती होगी तो ये लोग आपस में बात क्या करते होंगे कि कैसे रियल एस्टेट को और ग्रो किया जाए। अच्छा, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का क्या काम है? बताओ, कैसा क्वेश्चन पूछता है? सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का क्या काम है? तो काम एडवाइस ही देना होगा ना, नाम क्या है? एडवाइजरी काउंसिल। तो एडवाइजरी काउंसिल क्या करेगा? एडवाइस ही करेगा। किसको एडवाइस करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। किन किन मुद्दों पे? एक तो इस एक्ट को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, पॉलिसी कैसा बनाया जाए, कैसे ग्रोथ को बढ़ाया जाए, फॉस्टर मतलब बढ़ाना, कैसे रियल एस्टेट सेक्टर को डेवलप किया जाए, और कोई ऐसा मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोले कि इस मुद्दे पर तुम मुझे क्या दो एडवाइस। हेडिंग क्या बनेगा भारत में? रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। कौन बनाएगा इसको? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब तुमको समझ में आ गया, इसका मतलब पूर्ण स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, क्योंकि रेरा है स्टेट लेवल, तो जो अपीलेट अथॉरिटी है वो भी क्या होगा? स्टेट। उसके बाद एक बात बताइए, क्या जरूरत पड़ने पे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वही जज भी अपॉइंट करेंगे, और जज को क्या बोलते हैं? बेंचेज, है ना। स्टैब्लिश 1 और मोर बेंचेज ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे महाराष्ट्र सरकार ने 2 रेरा बनाया है और उसका मन है 2 अपीलेट अथॉरिटी बनाने का, मतलब अपीलेट अथॉरिटी एक ही है पर 2 बेंचेज बना सकता है, ठीक है। जब रेरा 2 तो अपीलेट अथॉरिटी भी कितने हो सकते हैं? 2। अगला जरा बताओ तो अपीलेट ट्राइब्यूनल का कंपोजिशन क्या होगा? इसमें एक क्या होगा और एक क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल मेंबर। तो सब मिला कितने हो गए? 2 ही ना हुए, और का मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो एक हो गया जुडिशियल और एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल। अच्छा, एक बात बताओ, छोटे छोटे स्टेट मिलके एक ही अपीलेट ट्राइब्यूनल बना दे, चलेगा? बोलो, जैसे गोवा बहुत छोटा स्टेट है क्या? गोवा के बगल में क्या है? दमन एंड दीव। ये तो यूनियन टेरिटरी है शायद, कि स्टेट है? यूटी है। मान लो दमन द्वीप और ये सबका एक ही बना दिया, चलेगा? चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप अगर रेरा लिखो इसके ऊपर, रेरा के ऑर्डर से आप दुखी हैं, रेरा के ऑर्डर से आप क्या हैं? दुखी हैं, तो आप कहां अपील कर सकते हैं? अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील कर सकते हैं। कौन सा अपीलेट ट्राइब्यूनल? जो उस रेरा के एरिया में बनाया गया है। महाराष्ट्र रेरा के खिलाफ कहां होगा? महाराष्ट्र अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। चलिए जी, फिर आ गया कंपोजिशन ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल। इसमें तो क्या होंगे? एक चेयरपर्सन। अब बोले सर अभी यहां पर जो बता रहा था ये सब क्या? ये तो जुडिशियल वाला सब हो गया, ये तो जज हो गया। अब देखो यहां पर क्या, और नॉट लेस देन कितना? हाँ, तो सुनो, ऐसे ऐसे जो चेयरपर्सन है, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, तो यहां जो बता रहा था ये तो कम बता रहा था, ज्यादा लोग हैं। तुम टिक लगाना,
एक होगा चेयरपर्सन, 1 लिखो वहां। फिर आपके 2 होल टाइम मेंबर्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे? 2 होल टाइम मेंबर्स, जिसमें एक होगा जुडिशियल और एक होगा टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो कितना हो गया? 3। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था? यहां 2 आ रहा था गिनती में, यहां पर कितना हो गया? 3। कैसे 3 हो गया? सुनो, चेयरपर्सन ऐसे देखो, चेयरपर्सन 1, जुडिशियल मेंबर 2 और इन दोनों में से कोई एक, कितना? 3। नहीं समझ में आया कैसे कैसे हुआ है? तो सब मिला कितने हो गए? 3, है ना? 2 हुए। कैसे 2 हुए? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूं, एक हो गया चेयरपर्सन। आप ये बता रहे जो 2 होल टाइम है उनमें से एक होगा जुडिशियल और एक होगा इन दोनों में से कोई, तो सब मिला के 2 ही तो हुआ, और 2 चेयरमैन मिला के 3। नहीं समझ में आया? 1 2 3 लगा रहा हूं, लगाना ठीक। 1 2 और ये हो गया दोनों मिला के 3। मेरा लगता है टिकट कंफर्म हो गया ना? अभी क्या हो रहा है? अभी क्यों ढोलक बजा रहा है? होली का चंदा मांग रहा है? अरे यार। अच्छा, इन लोग का टर्म ऑफ ऑफिस बताओ। इनका भी कितना साल है? 5 साल। और द एज ऑफ, अरे एज लिखा ही नहीं क्या? सीधा 5 साल, एज वेज नहीं है। अच्छा, जिस दिन आप ऑफिस में घुसे उससे कितना साल? 5 साल। और लेकिन रीअपॉइंटमेंट होगा क्या? चलो, अब ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हेडिंग बोलो। खत्म हो गया क्या? राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन। एक बात बताइए, रेरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अपीलेट ट्राइब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो आप बताइए, वहां पे केस करना है, रेरा में केस करना है या अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करना है, तो कौन जा सकता है? पहला, अप्लीकेंट खुद जा सकता है, नंबर 1, टिक लगाओ। अप्लीकेंट खुद जा सकता है, ठीक है। ये अच्छा, यहां पे टिक लगाना, ये इन पर्सन 1 हुआ, मतलब खुद का मतलब ये। अगर आपको लग रहा है यहां से लेकर यहां तक एक टिक लगाने में मजा आ रहा है ना? इन पर्सन तक एक हुआ, खुद जा सकता है। वो चाहे तो इनको ऑथराइज कर सकता है। 2 नंबर पे कंपनी सेक्रेटरी को क्या कर सकता है? ऑथराइज कर सकता है। देखिए, पर ज्यादा अच्छा क्या होगा कि वो कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज करे, क्योंकि रेरा सैटरडे को कौन पढ़ रहा है बैठ के? तो फिर अच्छा, इनको भी कर सकता है ना? बुला लो इनको भी। अपने किसी ऑफिसर को भी भेज सकते हैं। अपने किसी ऑफिसर में याद रखिए, कंपनी सेक्रेटरी फिर से आ गया, क्योंकि यहां तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है और यहां पर कौन एग्जैक्टली? कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी। जो कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है? कंपनी का ऑफिसर। तो कंपनी सेक्रेटरी का नाम 2 बार आया, एक बार प्रैक्टिसिंग सीएस के नाम से, एक बार कंपनी के ऑफिसर के नाम से। तो गिनती में बोलो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन 6 लोगों के थ्रू आप अपना केस कहां पहुंचा सकते हैं? अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास या रेरा के पास। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, रेरा के पास सबसे पहले केस जाएगा। रेरा ने फैसला दिया, तुम खुश नहीं हो, कहां अपील करोगे? अपीलेट ट्राइब्यूनल। अपीलेट ट्राइब्यूनल के भी फैसले से खुश नहीं है आप, तो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, है ना? तो अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले से आप दुखी हैं, अग्रीड का मतलब दुखी हैं, तो आप चाहें तो हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। तो पहले बताओ कैसे कैसे हुआ सब कुछ। ये सबसे पहले केस गया किसमें एग्जैक्टली? रेरा। उसके बाद अपील हुआ अपीलेट ट्राइब्यूनल। उसके बाद कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक। चलिए जी, अच्छा एक बात बताओ, अगर सफिशिएंट कॉज है तो क्या वो 60 दिन के बाद भी केस लिया जा सकता है? बोलो, 60 दिन के बाद भी केस लिया जा सकता है? क्या सुना तुमने? चलिए ठीक है,
मान लो टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो मैं बैग वैग लेके फिर वापस घर जाऊंगा, फिर बैग में से सारा सामान निकालूंगा। कल तो जाना ही नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सामान नहीं निकालूंगा। सारा सामान, एक ही ब्रश है मेरे पास, तो कल ब्रश करूंगा फिर से बिना ब्रश के। हाँ ठीक है ना। शेर कभी ब्रश थोड़ी करता है। तो बताया नहीं था कि मैं एक बार ऐसे घर में डायलॉग मार रहा था, बिना ब्रश किए हुए मैं खा रहा था कुछ, तो मेरी सिस्टर बोली कि क्यों खा रहे हो, ब्रश करो, है ना। तो मैंने बोला शेर कभी ब्रश किया है क्या, तो फिर बोले कुत्ता भी ब्रश नहीं करता है। उस दिन से मैं हमेशा ब्रश करता हूं। तो ये डायलॉग जो होता है ना लोगों का, है ना, जैसे कुछ लोग डायलॉग मारते हैं, मारने वाले, शायरी मारने वाले बहुत मिलेंगे आपको, शायरी मारते रहेंगे, शेर हमेशा अकेला चलता है, पर लोग समझते नहीं है शेर भी कभी बूढ़ा होता है और 10 कुत्ते मिलके शेर का भी शिकार कर लेते हैं। तो शेर को भी उतना कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आप कभी वीडियो देखते होंगे, मैं तो खूब यूट्यूब पे यही वीडियो सब देखता हूँ। वो कुछ होते हैं, शायद जंगली कुत्ते होते नहीं होते हैं वो, और वो हाइनास, हाँ, वो शायद 10, 20, 15 अगर आ गया तो शेर को भी मार देता है वो। एक्चुअली वो क्या करता है, शेर को परेशान कर देता है। शेर इधर हाँ कर रहा है, इधर पूछ खींच लिया उसका, हाँ, उसके बाद उसका कहीं पैर में चुट्टी काट लिया उसको। अब वो बेचारा क्या होता है एग्जैक्टली, वो परेशान हो जाता है। शेर कहता है यार मार दो मुझे, आ जाओ, इस परेशानी से तो बचूंगा कम से कम, है ना। तो ये कहानी है। इसलिए कभी भी लाइफ में ना याद रखिएगा, हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। आप लोग कभी यूट्यूब सब पे देखिएगा, फेसबुक पे बहुत सारे वीडियो आता है, मैं फेसबुक पे बहुत वीडियो देखता हूँ, बट वीडियो देखता रहता हूँ, है ना। स्क्रॉल करते एक वीडियो खत्म होगा फिर दूसरा आएगा, दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, ऐसे नहीं आता है। फिर मीम्स आएगा, ये आएगा, मुझे बड़ा बढ़िया मजा आता है देखने में। तो उस केस में ये कि सांप और नेवले की लड़ाई, हाँ, ये उसको मारो, ये उसको मारो, वो देखने में मजा आता है। तुम लोग कहा हम कुछ नहीं, हम शायरी टाइप करते रहते, मुझे तो अपनों ने लूटा। तुम लोग तो यही काम करते हो, हैं, पबजी खेलते हो सब, हैं। अच्छा एक बात बताइए, रेरा के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का रोल है क्या, बोलो। कंपनी सेक्रेटरी का कोई रोल है क्या, क्या रोल है कंपनी सेक्रेटरी का, बताओ बताओ जल्दी से। एडवाइस कर सकते हैं हम, डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन के समय जरूरी होता है, रेरा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हम, ट्राइब्यूनल के सामने लीगल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हम पढ़े थे, और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस भी करवा सकते हैं। तो इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म।